थैंक यू सो मच आप सभी को कल के सेलिब्रेशन के लिए और उतना प्यारा गिफ्ट के लिए घर जाकर। हाँ बहुत अच्छा था। राम जी की आइडल थी उसमें और वॉच था श्री राम मंदिर का। हु वॉज द आर्किटेक्चर ऑफ राम टेम्पल? विमल पटेल। विमल पटेल कंफर्म ना? एंड हाँ और हाँ सही बता रहे हैं। आर्की ये स्टैचू को किसने डिजाइन किया है? कौन सा? जो जो राम जी का आइडल है उसमें वो किन्होंने मतलब बनाया है, मूर्तिकार कौन है? स्टार्ट हो गया सर? ठीक है। हाँ हाँ बताए भी थे कि यूपी में बना है, योगी जी के नाम पे है। याद नहीं आया? यूपी का योगी जी है अरुण योगी राज। अरुण योगी राज, ठीक है। तो ऐसे लिंक करके याद करेंगे, ठीक है। तो मंदिर मतलब गिफ्ट में जो चीज़ें थी वो करेंट अफेयर की चीज़ें थी नहीं। और उसका इनॉग्रेशन भी जनवरी में ही हुआ है नहीं। वही रीज़न है कि चुनाव भी हार गए क्योंकि हमारे जो कौन थे शंकराचार्य जो थे वो नाराज हो गए थे नहीं। वो कुछ शंकराचार्य तो आए भी नहीं थे। शंकराचार्य कब है हिस्ट्री में, कहाँ पे पढ़ते हैं हम उनके बारे में? भक्ति मूवमेंट दो फेज में चला था, तो एक आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि कौन सा। एक तो मेडिवल जो मध्यकालीन भारत का जो पढ़ते हैं वहाँ पे भी आप भक्ति एज के बारे में पढ़ते हैं। मेडिवल है कि एंशियंट है, या एंशियंट और मेडिवल के बीच में? कोई डेट बताइए, डेट। हाँ बट शंकराचार्य की चर्चा अराउंड 700 800 के करीब में होता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन फेज था उस समय। वो बेसिकली वो केरला से बिलोंग करते थे और फिर वो आए थे यहाँ पे बनारस में आके कुछ दिन शोध वगैरह किए थे, फिर उन्होंने अपनी बातें रखी, ठीक है। तो कल के लिए थैंक यू बोलना था। कल लास्ट में तनु का बहुत अच्छा था नहीं, वो फनी वाला, यू आर लाइक अ गूगल एंड मैं उस समय पूरा नहीं समझ पाया, बाद में वीडियो में देखा तो पूरी बातें समझा कि एक्चुअली में उसका मतलब क्या है। नहीं हाँ तो हम सोचे कि हम ऐड करें उसमें कि वी आर लाइक योर विकीपीडिया और यू आर लाइक योर यूजर्स, कि आप यूजर्स है जो विकीपीडिया पे आ रहे हैं और तरह तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। हाँ कि हाँ उसका तो फंडिंग वगैरह को लेकर। और एंकरिंग भी बहुत अच्छा था आपका। क्या नाम हुआ आपका? पूर्णिमा। एंकरिंग बहुत अच्छा था और जितने भी लोग स्पीच वगैरह दिए, इनका भी क्या नाम है आपका? अमरेश। अच्छा था आपका भी, क्योंकि हम बाद में वीडियो में देखे कि सभी की बातें अच्छी। हाँ पहले केक पे फोकस था। हाँ इसको टर्न कर दीजिएगा इधर ये हाँ हाँ एंकरिंग बहुत अच्छा था उनका। क्योंकि आपने वो लिखा था पहले से या फिर आप ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहे थे उस वक्त? मतलब पहले से लिख रखा था आपने? अच्छा आर्किटेक्चर यहाँ पे बैठे हैं, प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है क्या? अच्छा हाँ हाँ अच्छा। नहीं वही हम देखे कि जैसे टीवी में एंकरिंग होती है कि किन्होंने स्पीच दिया और फिर उसके बाद जस्ट आप कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो वो अच्छा लग रहा था। तरह तरह का संस्कृत का श्लोक और ये सब, हम बोले बड़ा अच्छा है ये तो। और अच्छा खासा व्यूज़ गया आपने यूट्यूब पे उसमें नहीं? जो हम लोग का लेक्चर रहता है उस पर तो व्यूज़ जाता नहीं है बट ये सेलिब्रेशन और कमेंट भी आया है 4-5 कि सर सेलिब्रेशन बहुत अच्छा था। हाँ हाँ वही तो सेलिब्रेशन वो सभी की नज़र में होगा कि हाँ ये अचानक। किस गिफ्ट में? मेरे वाले में? अच्छा सबके गिफ्ट। हम तो पूरा बता दिया आपको, करंट अफेयर भी बता दिए उसका। आज हम लोग जुलाई का डिस्कस करते हैं, ऑन करते हैं जुलाई का, देखते हैं। जुलाई की चर्चा करते हैं। क्या हो गया पिछला बार? अगस्त तो हो गया था ना?
हाँ, अब जुलाई की चर्चा करते हैं हम लोग। पहला ही न्यूज़ है क्योंकि 1 जुलाई से ही आपका इम्प्लीमेंट हो गया है क्या, 3 न्यू क्रिमिनल लॉ जो भी है पास जब भी हुआ था तो वो 1 जुलाई 2024 से आपका इम्प्लीमेंट हुआ है, तो जुलाई का 1 तारीख को ही। और बिहार का सारण जो बताए थे आप उस दिन, हाँ यही बताए थे, अमरेश बताए थे कि सारण में फर्स्ट टाइम ये बिहार का कौन सा जिला है जो नए कानून को पहली बार अपनाया है, तो सारण जिला, ठीक है। तो 3 कानून तो जब से पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ तब से सवाल आने शुरू हो गए थे। सवाल आप लोग देखे नहीं होंगे अलग अलग एग्जाम में कि ठीक है 3 कानून 3 विधेयक चर्चा में तो है। हाँ, क्या क्वेश्चन था? मतलब पहले से रिड्यूस हुआ है कि इंक्रीज हुआ है? हाँ हाँ, ये और क्वेश्चंस क्या आते हैं, जैसे कोई भी न्यूज़ है तो बार बार हम यही हाईलाइट करते हैं कि ठीक है ये तो न्यूज़ है, संदर्भ पता चला कि 3 कानून हैं, पहले से कुछ कानून चलते आ रहे होंगे, उन तीनों को नया करके एक नया नाम दे दिए, उसमें कुछ नए प्रावधान जोड़ दिए, कुछ पुराने वाले हटा दिए। ये तो ओवरव्यू है इसका कानून का, क्या है अंदर में बातें करेंगे, लेकिन सवाल क्या आता है इससे, सवाल क्या आ सकता है आपके एग्जाम में। चूंकि आप लॉ के स्टूडेंट तो है नहीं, कानून आपको पढ़ना नहीं है, तो कानून इसके फीचर्स जो है बस आपको मुख्य फीचर्स जानने हैं जो नए जुड़े हैं या फिर कुछ नया हुआ है वो जानने हैं। जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनको जानने होते हैं कि एक एक कानून में पनिशमेंट क्या है, कितने साल के प्रावधान, ये सब हमारे एग्जाम के काम का नहीं, ठीक है। तो फिर हम लोग के एग्जाम में क्या आएगा, एक तो यही न्यूज़ ही आ जाएगा कि जो नया कानून लागू हुआ है वो किस दिन से इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है आपका 1 जुलाई 2024। तो 3 क्रिमिनल लॉज पहले अपना टॉपिक बना लेंगे, ठीक है। 3 क्रिमिनल लॉज, नए आपराधिक कानून, 3 क्रिमिनल लॉज, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लेंगे जुलाई 1, 2024। जुलाई 1, 2024 ये कौन सा डेट हो गया? इम्प्लीमेंटेशन, यहां से इम्प्लीमेंट होगा। दूसरा सवाल क्या आ सकता है, ये जो विधेयक है वो कब आपके सदन में पारित हुआ था, ठीक है। दूसरा ये सवाल आता है आपका, PYQ देखे होंगे सभी लोग, बार बार बोलते हैं देखिए, कभी वैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला कि कोई एक विधेयक है संसद में वो किस डेट को पारित हुआ था, ऐसा देखने को मिला है क्वेश्चन? पूछता है ना क्वेश्चन। तो ये भी विधेयक है, बहुत चर्चा में रहा है, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुआ था। इसमें एक प्रावधान था ट्रक ड्राइवर्स वगैरह, हिट एंड रन केस, ठीक है। हिट एंड रन केस की वजह से कि अगर आप, तो उसमें ट्रक ड्राइवर के ऊपर पेनाल्टीज थी, हालांकि अब उसको होल्ड कर दिया गया है। जब ये फाइनली पास हो गया तो उनके प्रोटेस्ट के बाद उसको होल्ड कर दिया गया है, तो वो प्रावधान अब चर्चा में नहीं है। बट ये बताए थे कि उस वजह से ये बहुत न्यूज़ में था और काफ़ी इस पर विवाद भी हुआ था। कुछ इसके ऐसे प्रावधान हैं जो अच्छे हैं, आपको बताएंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेकर, जो कि अच्छे भी हैं लेकिन उसके कुछ दुष्प्रभाव भी है, ठीक है, वो आगे चर्चा करेंगे। तो दूसरा सवाल आप लिखिएगा कि डेट ऑफ इंट्रोडक्शन, सदन में कब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, सदन में ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। 11 अगस्त 2023 को पहली बार ये, और इंट्रोड्यूस किन्होंने किया होगा? हाँ, गृह मंत्रालय ने किया, ये लॉ मिनिस्ट्रीज के अंदर में नहीं है, ठीक है। ये MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और 11 अगस्त 2023 इंट्रोडक्शन का डेट, ठीक है। उसके बाद एक और सवाल आपसे पूछ लेता है कि ठीक है इंट्रोड्यूस तो हो गया, सदन में चर्चा चली होगी, ये बिल जब आया था तो इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ थे जिसको लेकर सदन में बात उठी, तो इसको फाइनली एक कमिटीज़ को रिकमेंड कर दिया गया। कमिटीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उतना चर्चा में नहीं था, और दूसरा वहीं के एक मिनिस्टर्स थे जिन्होंने इस पर शोध किया, सभी की राय विचार लेकर फिर फाइनली इसको री इंट्रोड्यूस किया गया, आपको कहाँ पे, फिर से सदन में, तो दिसंबर में जाके ये फाइनली पास हुआ था। तो क्वेश्चन एक और बनता है कि किस डेट को ये एक्ट बना है, ठीक है। ये अभी तक क्या था, बिल था, पॉलिटी में पढ़े ना, बिल और एक्ट में अंतर है। एक्ट कब बनता है, जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर उस पर हो जाता है, द डेट ऑन विच राष्ट्रपति जिन्होंने सिग्नेचर किया उस दिन से ये कानून बन जाता है। तो ये भी डेट से आपको सवाल पूछे हैं कि किस दिन से ये कानून बना है, लागू तो हुआ हमारा 1 जुलाई से, कानून बना कब है वो डेट आप लिख लीजिएगा, ठीक। डेट ऑन विच प्रेसिडेंट गिव हर एसेंट, ठीक है, जिस दिन उन्होंने अपना एसेंट दिया था, 25 दिसंबर 2023। ये 3 डेट आपके लिए इस बिल को लेकर इंपॉर्टेंट है, 25 दिसंबर 2023 को। तो हर न्यूज़ में तो आपको डेट हम नहीं बताते हैं, लेकिन इस बिल को लेकर हमको लगा कि शायद डेट के साथ खेल सकता है, ठीक है, ठीक है।
25 दिसंबर 2023। अब बिल के ऊपर आते हैं। ये तो हो गया कि पीटी रिलेटेड फैक्ट्स, ठीक है, कि अगर नीचे गिरना चाहे बीपीएससी लोअर स्टेटस में तो ये सब सवाल पूछ सकता है। कुछ अच्छे स्तर का अगर सवाल पूछना चाहे तो अब नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे जो इसमें 3 कानून की बात करें उसका नाम लिखिएगा पहले। भारतीय न्याय संहिता, पहला भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस बोलते हैं, फर्स्ट है आपका। बीएनएस, ये एरो देकर कर देंगे इधर। ये पहला, अभी हम लोग फर्स्ट बिल की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता, एरो देकर, आई गुड मॉर्निंग, उसको कर देंगे इंडियन पेनल कोड, ब्रैकेट में लिखेंगे इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, यानी आईपीसी को ये रिप्लेस कर रहा है। तो ये सब सवाल नहीं आएगा, टीआरई के एग्जाम में ये सब पूछता है, टीचर्स वाले में, कि किस भारतीय न्याय संहिता का नया नाम क्या है, ठीक है। तो इंडियन पेनल कोड हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग लिख के रखेंगे, जान के रखेंगे। हमारे एग्जाम में क्या आएगा, इसके कुछ प्रोविजंस, ठीक है, कुछ विशेष बातें जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है। इसमें लिखेंगे क्लॉज 69 एक, इसमें एक क्लॉज 69 है, बहुत सारे क्लॉज है, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लॉज 69, इसका क्लॉज 69, ठीक है। कब का है आईपीसी? 60 का है ना, 60 का आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, यानी ब्रिटिश के समय में ही ये पास हुआ होगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स वाले हम लोग लगभग जितने कानून थे उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सीआरपीसी आपका 72 का है, नहीं, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो इंदिरा गांधी के समय में पास हुआ था। और एविडेंस एक्ट यानी साक्ष्य कानून, जो आगे चर्चा करेंगे, वो भी ब्रिटिश के ज़माने का। क्या हो गया, क्या धारा में, जोर से बोलिएगा। नहीं नहीं, फिर से सुने नहीं, हम जोर से बोलिए। नहीं नहीं, आईपीसी धारा नंबर में नहीं गया, आईपीसी के अंदर जो प्रोविजंस होते हैं ना उसको धारा बोलते हैं। जैसे आईपीसी धारा 400, या फिर आप लोग जो सबसे फेमस है बोलते हैं ना सेक्शन, सेक्शन धारा हिंदी में, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हुआ ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन समझ लीजिए आईपीसी एक बुक, उसके अंदर अलग अलग आर्टिकल्स आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, अनुच्छेद, तो वैसे ही आईपीसी के अंदर अलग अलग आप क्या पढ़ते होंगे, सेक्शंस पढ़ते होंगे। उसी का एक सेक्शन हम आपको अभी चर्चा किए, क्या नाम है उसका, 69, क्लॉज 1 हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। बताए ना आपको पहले से कि बहुत सारे क्लॉज है, ना आपके काम का है, ना आपको जानने की जरूरत है, जो नया है वो जानेंगे, ठीक है। क्लॉज 69 के बारे में पहले से लिखिएगा। क्लॉज 69 किसके बारे में बात करता है, लिखेंगे। हाँ क्या, नहीं 69 केवल, हम 69 पूरा ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। 69 में लिखेंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स दैट इज डन, जो किया गया हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स दैट इज डन, जो किया गया हो, वाया एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरी का झांसा देकर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसाइटफुल मीन्स, डिसाइटफुल का मतलब समझाते हैं, डिसाइटफुल मीन्स, इसका मतलब बस इतना सा हुआ कि 2 कपल्स है, इन केस किसी ने कहा कि हम आपके साथ मैरिज करेंगे, हम लिव इन में रहते हैं, या फिर हमारी जो रिलेशन है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो फिर वो एज अ शादीशुदा ही रहने लगते हैं, ठीक है। बट किसी कारण बस फ्यूचर में डिनाई कर रहे हैं, ठीक है, तो फीमेल के पास वो पूरा अधिकार है कि डिसाइडफुल मीन्स क्लॉज 69 के तहत, जो आपका आईपीसी का जो नया वाला प्रावधान है, यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत, वो कंप्लेन फाइल कर सकती है, और उनके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है, ठीक है। तो ये एक अलग से इनके लिए प्रावधान डाल दिया गया है कि आप किसी को नौकरी का झांसा देकर या फिर किसी और बात में उलझाकर, रिलीजन के ऊपर अगर किसी को लेकर आप आगे की बात करते हैं, तो फिर उसके लिए आपको पनिशमेंट की सजा है इसमें, ठीक है। लेकिन इसका निगेटिव कुछ आपको दिख रहा है? क्या निगेटिव हो सकता है? हाँ, डोमिनेंसिव, वैसे भी लड़कियों का डोमिनेंस बहुत रहता है, क्या? हाँ, गलत तरीके से यूज ऐसे किया जा सकता है कि देखिए, कोई अगर कपल है, अगर बाद में वो डिनाई करता है किसी नॉर्मल कारण से, हो सकता है कि उनका वास्तु वगैरह मैच नहीं कर रहा हो या फैमिली नहीं मान रहा हो, बट लड़की के पास ये ऑप्शन है कि वो केस फाइल कर सकती है कि इन्होंने मेरे साथ चीट किया, या फिर कुछ गलत मीन्स का ये प्रयोग कर सकते हैं, तो ये इसका निगेटिव फॉल आउट है, ठीक है।
देखिए फीमेल की बात आती है तो पहले ये बात नहीं है। हाँ हाँ तिवारी चंद्रचूड़ जी ने तो बोला हम्म। था कि अगर आप रिलेशनशिप में रहते हैं तो नहीं, वो आप लिव इन रिलेशनशिप का बता रही, वो अलग, वो उत्तराखंड का बता रही हैं आप, वो जो हाँ हाँ आप सही बता रही है, लेकिन वो लिव इन रिलेशनशिप केस का जो हम चर्चा भी किए थे उत्तराखंड वाले में, उसमें था कि हाँ उसमें सर्टिफिकेट बनाने की बात है, हाँ तो वो वहाँ की बात है। बट इसमें ये है क्योंकि ये बनाना बहुत ज़रूरी है, अब इसमें साइन वगैरह की जरूरत नहीं है, ऐसा रहता तो हम आपको लिखाते। कौन सा? हाँ तो वो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, ये अलग है। वो क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, ठीक है, पहला राज्य बना है आपके इंडिया में जो वो लागू किया है, सवाल भी आ गया आपके एग्जाम में, ठीक है। तो वो तो अलग है कि पहला वो, और कोई राज्य ने इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। किसमें? असम इम्प्लीमेंट करने वाला है, हाँ वहाँ असम कर सकता है। उस दिन ही आपको बताए थे कि लव जिहाद वाला जो मैटर है, उस दिन आपको बताया था ना कि कठोर कानून बना रहा है, तो अगला स्टेट वही है, फिर बिहार होगा, ठीक है फिर बिहार में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। हाँ बिहार और यूपी, यूपी को तो अभी तक कर देना चाहिए था, अभी तक किया नहीं है। लिखेंगे नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट लिखेंगे पेनाल्टी की बात लिखेंगे, इस क्राइम के लिए पेनाल्टी क्या। नहीं, हम 44 में मैरिज की चर्चा ही नहीं किए, हम कहाँ मैरिज की चर्चा किए। अभी मैंने अपने किसी भी शब्द में आपको बोला कि 44 में मैरिज की बात है, दोनों दो चीज़ है, पहले पूरी बात सुनिएगा। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिंदी क्या होता है? आचार संहिता, समान नागरिक संहिता, यानी जितने भी अलग अलग रिलीजन के अपने अपने पर्सनल कोड्स हैं, उन सबको मिला के एक कोड बनाने की बात थी ना, वही उत्तराखंड में हुआ है। यानी जितने भी अच्छे अच्छे प्रोविजंस है, जैसे हिंदू को रेगुलेट करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है 1956, मुस्लिम पर्सनल वक्फ बोर्ड का अपना एक कानून है जिससे मुस्लिम पर्सनल अपने पूरे रिलीजियस कम्युनिटी को रेगुलेट करती है, ठीक है। जैसे उनका शादी कैसे होगा, प्रोसीजर ऑफ शादी, मैरिज, डिवोर्स कैसे होगा, ट्रिपल तलाक, हर एक प्रोविजंस अलग अलग मुस्लिम पर्सनल लॉज के हिसाब से रेगुलेट होता है। हिंदू का अपना होता है, पारसीज की अपनी होती है, सिख की अपनी होती है। ये अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग रिलीजन का ये है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में यही बात थी, जब संविधान बन रहा था तो सदन में यही चर्चा हुआ था कि अभी अभी हमारा समाज तैयार नहीं इसके लिए, क्योंकि अभी हमको आज़ादी ही मिली है। अगर इसी वक्त अगर हम लोग ये चीज़ कर देंगे तो आज़ादी का महोत्सव मनाने के बजाय लोग हिंसा में चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस फाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आने वाले समय के लिए ये राज्यों के ऊपर जिम्मेवारी दी गई 44 के अंदर। इसी यही कारण है कि ये इसको डीपीएसपी में डाला गया, न कि फंडामेंटल राइट्स में डाला गया, ठीक है। तो दिया गया कि राज्य फ्यूचर में, भविष्य में अगर चाहे तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी क्लॉज का यूज करते हुए उत्तराखंड ने अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। केंद्र सरकार भी इसको लेकर अलग अलग कमिटीज़ बनाई है समय समय पे, वो भी इम्प्लीमेंट करने की बात करती है। आप एक नाम सुने होंगे लीगल फील्ड में जो आपके एक लॉयर है कपिल सिब्बल, ठीक है, कपिल सिब्बल, उनका भी स्टेटमेंट आया था कि इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी 1992 में भी कहा था, और रिसेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है, हाँ, कि सेंटर शुड कंसिडर्ड अबाउट ब्रिंगिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब सेंटर को इस पर विचार करना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन सेंटर क्यों नहीं लाएगा वो आपको पता है, इलेक्शन, वोट पॉलिटिक्स, ठीक है, ये सभी चीज़ें मैटर करता है, इतना जल्दी आसान नहीं है। और इसके पॉजिटिव निगेटिव ये आपका मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है। ये जब हम लोग मेंस की क्लास कर रहे थे तो वहाँ डिस्कस किए थे कि यूसीसी क्या है, एडवांटेजेस क्या है उसके, डिसएडवांटेजेस क्या है, और चैलेंजेस क्या है, ठीक है। तो चैलेंजेस ये सब आप चर्चा कर सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं। चैलेंजेस क्या हो सकता है, अलग अलग धर्म को अगर एक में मिलाओगे तो आपस में लड़ेंगे ना, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। लॉज सेम हो जाएगा, लेकिन कौन चाहता है, मुस्लिम पर्सनल अलाउ करेंगे क्या। और दूसरी बात, उनके कुछ ऐसे प्रोविजन है, जैसे हार्डकोर प्रोविजंस है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉज में मान लेते हैं कुछ ऐसे विशेष प्रावधान है डिवोर्स को लेकर जो हिंदू में नहीं है, ठीक है। अब चाहोगे कि कॉमन कोई प्रोविजंस दोनों के लिए रखा जाए तो मुस्लिम्स को दिक्कत होगी कि नहीं होगी, क्या लगता है आपको, नहीं होनी चाहिए, होगी। जब इतना छोटा सा अगर रिजर्वेशन में सिर्फ सब कैटेगराइजेशन के बाद पे पूरा देश जल रहा है तो फिर वो तो यूसीसी है, ठीक है। तो मास रिवोल्ट की भी संभावना है। तो ये सब उसके डिसएडवांटेज चैलेंजेस में हम लोग चर्चा करेंगे। खैर ये मेंस का टॉपिक है, आपके एग्जाम में बस इतना सा पूछेगा कि कौन सा राज्य है आज़ादी के बाद जो इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो अभी मेंस में नहीं जाते, नहीं तो मेंस तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्या मेंस फिर शुरू हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ
हाँ, आप यूट्यूब पे मार्च का जनवरी का वीडियो है, तीन ही हम लोग मंथ कवर किए थे। जनवरी का वीडियो में देखिएगा तो उत्तराखंड में जो हम लोग ये जो अभी चर्चा आपको कर रहे हैं वो बहुत डिटेल में हम चर्चा किए थे, ठीक है। और मेंस के पहले भी हम चर्चा किए थे, मेंस के 2 दिन पहले इस करंट अफेयर्स का हम चर्चा किए थे, यहाँ नहीं, CSP एकेडमी बोर्डिंग रोड में, वहाँ पे चर्चा किए थे मैंने मेंस के स्टूडेंट से ही। 2 दिन बाद यही सवाल आया था, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और चैलेंजेस। 38 मार्क्स का प्रश्न यह आया अभी था, ठीक है। हाँ, BPSC में 69 BPSC इसी साल का रिसेंट पेपर, अभी जो रिसेंट आपका हुआ है ना पेपर, आप लोग देखते रहिए, यही तो गलत बात है। ये देखेंगे तब ना, हर एक क्वेश्चन याद कर लीजिए कि कहाँ कौन आया, तब तो मजा आएगा ना। नहीं तो न्यूज आप जो लिख रहे हैं समझ में ही नहीं आएगा कि न्यूज क्यों लिखा रहा है। अब जैसे हम किसी न्यूज में अभी बताया ना कि हम डेट लिखा रहे हैं, तो हमको क्यों पता है कि इसमें डेट लिखाना है, क्योंकि डेट पूछता है। बिल का नंबर क्यों बता रहा है। अब जैसे कि परसों में आपको बताया था मेरा एक पेपर था JRF का, है ना, JRF का पेपर था, तो उसमें करंट अफेयर्स भी आते हैं, ठीक है। तो पिछली बार जो उसका पेपर हुआ था तो उसमें बहुत सारे करंट आए थे, लेकिन जब हम देने गए तो उस दिन करंट अफेयर ही नहीं आया। पता चल गया कि टीचर ही आए थे, ठीक है। एक करंट अफेयर्स आए थे, ठीक है। और वो करंट अफेयर्स वही आया था जो आपको डिस्कस करके गए थे। कौन सा करंट अफेयर्स था कि ऑस्ट्रेलिया की कौन सी यूनिवर्सिटी है जो गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोल रही है, फर्स्ट ओवरसीज सिटीज, ठीक है। डेकिन कुछ करके नाम था ना, तो वही अचानक से याद आ गया कि ये एक ही लेकिन क्वेश्चन आया था, ठीक है। और एक 42वां संशोधन के ऊपर आया था कुछ। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें पेनाल्टीज के ऊपर, पेनाल्टीज लिखेंगे, पेनाल्टी फॉर सच क्राइम, इस तरह के क्राइम के लिए 10 years along with fine, 10 years along with fine, 10 साल सजा विथ फाइन पेनाल्टीज। एक दूसरा क्लॉज लिखेंगे, ये हो गया 69 हो गया। दूसरा क्लॉज है 103, क्लॉज 103, 103 के बारे में लिख लेंगे। उसमें बेसिकली पहले था ना कि सभी जो IPC आपका था उसमें हर तरह के क्राइम को एक ही में समाहित किया गया था, ठीक है। किसी भी तरह का अगर मर्डर हो तो वो मर्डर माना जाता था, आप मर्डर गला दबा के करें या जाति के बेसिस पे करें। लेकिन इस बार नया क्या कर दिया गया है कि जाति, धर्म, ये सब के नाम पे अगर किसी की मृत्यु होती है उसके लिए अलग ही प्रावधान कर दिया गया। ये नया एडिशन हुआ, तो लिख लेंगे इस बात को 103 में। हाँ, ये सारा BNS हम आपको बोले ना, एक के बाद अभी 2 पे हम नहीं आए हैं, तो एक के अंदर ये सारी बातें लिखा है। एक 69 लिखा है, दूसरा 103 लिखा है। दूसरा लिखेंगे रिकॉग्निशन ऑफ मर्डर्स ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, कम्युनिटी एंड रेस। अच्छा, हिंदी में बोलना चाहिए ना, मुझे लगा ज़्यादातर लोग इंग्लिश के हैं। हिंदी वाले हाथ खड़ा करेंगे। नहीं, लेकिन है तो बैच हिंदी का। हाँ, कोई नहीं, PPT में आपको पूरा हिंदी में मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, समझ नहीं आया तो पढ़ने का फायदा। समझ, हम स्पेनिश बोल रहे हैं, नहीं नहीं, कोई नहीं, हिंदी इंग्लिश का डिबेट छोड़ते हैं। ये समझिए, आप अपने शब्दों में लिखिएगा, जिनको भी लिखना आप अपने शब्द में लिख लीजिएगा कि इसके लिए जो अभी हम लोग डिस्कस किए उसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान है, साथ ही साथ पेनाल्टीज की बात यानी फाइन की बात कही गई, ठीक है, अपने शब्दों में। और शब्द एज इट इज नहीं लिखना है, छोटा छोटा कोड वर्ड में लिखना है, ठीक है। छोटा छोटा कोड, पता चला ऐसे एक नया किताब बन जाएगा, ठीक है, फिर उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। तीसरा लिखेंगे, हाँ, जाति के आधार पर पूछने लगे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, रेस के आधार। इसमें ही आया था ना, जैसे समूह में कोई अगर मर्डर। हाँ, वही अगला पॉइंट है आपका कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी कि समूह में किसी की अगर मॉब लिंचिंग की अगर बात करें, मॉब लिंचिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म, ठीक है, आतंकवाद, ये तीनों को अलग अलग इसमें डिफाइन किया गया है। मॉब लिंचिंग, आतंकवाद और एक तीसरा क्या बताया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। हाँ, ये तीनों को अलग अलग डिफाइन किया गया है इसमें, ठीक है। मॉब लिंचिंग, आप लोग का ऑप्शनल नहीं है किसी का क्या? नहीं, ऑप्शनल हटा नहीं है। देखिए, एक स्टोरी बताते हैं आपको ही, ऑप्शनल में भी बहुत लोग छठे हैं, ठीक है। क्वालिफाई है, कितना नंबर चाहिए, 30 नंबर ही चाहिए ना, 33%, 33 नंबर, 17 नंबर आए हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि हम भी तो ऑप्शनल का टेस्ट लेते हैं ना, ठीक है। तो सिलेबस पूरा अलग है, पूरा अलग है। ऑप्शनल तो आपका पूरा बहुत बड़ा सिलेबस है, इसलिए हम बोले क्योंकि ऑप्शनल की क्या हो जाता है। हाँ, आप लोग इससे पहले एक सेकंड थोड़ा सा हटते हैं, इससे पहले मेंस किनका किनका हुआ है यहाँ पे,
मेंस आप दिए हैं, ठीक है। और मेंस पढ़े कितने लोग हैं यहाँ पे? पढ़े हैं ना, मेंस पढ़े हैं ना, ठीक है। क्योंकि प्री पढ़ने से पहले मेंस पढ़ना चाहिए, ठीक है, उसके बाद प्री पे आना चाहिए, नहीं तो प्री फिर आउट ऑफ यहाँ जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि प्री का क्या डिस्कस कर रहे हैं। अब ऑर्गेनाइज क्राइम मेंस का टॉपिक, अब लगे यहाँ चर्चा करने मॉब लिंचिंग, सामूहिक हत्या, तो हो गया क्या, खत्म हो जाएगा, फिर एक क्लास उसी पे चला जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे क्लॉज 304। 304 पहले ये था ना, जैसे अभी ये ऐसे फन के लिए बता रहे, जरूरी नहीं है, मतलब मजाक के लिए। स्नैचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, चेन वेन का जो छीना चोरी जो होता है बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो स्नैचिंग और थेफ्ट दोनों तो एक ही चीज़ हुआ, पहले आईपीसी में एक ही था बट इसमें अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। स्नैचिंग और थेफ्ट यानी चोरी और लूट हो गया ना, दोनों अलग अलग चीज़ हो गया, ठीक है। हाँ, इसको अपने शब्द में लिख लीजिए, स्नैचिंग 304(1). दूसरा लिखेंगे, इसको जल्दी करेंगे थोड़ा सा, दूसरा लिखेंगे, हाँ 304 का 1 में। ये बस इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये है कि स्नैचिंग और थेफ्ट दोनों अलग अलग डिफाइन किया गया है, पहले एक में ही थे। मेरा वाला एसी बंद, क्या हो गया? यही चैलेंज था ना जो आप बोले ना, तो जैसे केंद्र सरकार तो इसको लागू कर दी, अब स्टेट उसके लिए प्रिपेयर थी कि नहीं, ये सवाल उठा। दूसरा, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर है कि नहीं, पुलिस को पता ही नहीं कि मेरा कानून क्या है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट जैसे बिहार सरकार अपने एक नया एडवर्टीजमेंट जारी करके एक पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स उनको बना के, जैसे पीपीटी आपको मिलता है, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हर एक वहाँ के एसएसपी को फॉरवर्ड किया गया है। वो एसपी वहाँ के बॉस होते हैं, ठीक है, बॉस बुलाते हैं तो सभी लोग जाते हैं, थाना अध्यक्ष सभी लोग हाजिरी देते हैं, बॉस का आदेश होता है कि ये कानून है, ऐसे ऐसे करना है तुमको, 10 कानून याद करवा देते हैं उनको, ठीक है। उसके बेसिस पे उनको प्रोविज़न, नहीं तो अपना कॉपी डायरी लेके बैठते हैं कि क्या प्रोविज़न है नया वाला में, क्योंकि याद तो, हाँ क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और नहीं तो सिंपल सा अगर उसमें याद नहीं आ रहा है तो कंप्लेन रजिस्टर कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि दिक्कत क्या क्या हुई है, और बाद में खोज के उसमें से कि कौन सा कानून है, क्लॉज नंबर 302 ये लागू हो। क्योंकि एफआईआर में डिनोट करना होता है ना, एफआईआर में डिनोट करना होता है कि आप कौन कौन से धारा लगाए हैं, ठीक है, तो धारा यही सब लगेगा ना, नया वाला ही। तो ये सब व्हाट्सअप वगैरह पे तो आते रहता है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे, ठीक है, एक नया यूनिवर्सिटी बना है। दूसरा लिखेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस किसको रिप्लेस कर रहा है? सीआरपीसी, सीआरपीसी 1973, ठीक है, सीआरपीसी 1973। इसमें दो बातें हैं बस, दो बातें ये है कि जितना भी ये सबसे पहले क्राइम होने से पहले फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होगा उसका, ठीक है, फॉरेंसिक मतलब होने के बाद सबसे पहला काम होगा फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है, लिखेंगे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को कंपलसरी किया गया, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को कंपलसरी किया गया है ऐसे केस में जिसमें सजा का प्रावधान 7 साल या 7 साल से अधिक है, ठीक है, यानी 7 साल से अधिक जनरली आपका रेप या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट ये सब जो होता है, ऐसे केस में जिसमें 7 साल या 7 साल से अधिक सजा का प्रावधान है, उसके लिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। यही वजह है कि मुजफ्फरपुर जो आपका हुआ था रेप एंड मर्डर केस, अभी जो बहुत चर्चा में था, वो उसको मैंने लाइव देखा था आंखों से, तो जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रहा था तो पटना से टीम आई थी, तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन हुआ, फॉरेंसिक टीम गई थी, उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, वो रिपोर्ट सौंपा बाकायदा पुलिस को, मजिस्ट्रेट के पास गया, फिर डॉग स्क्वाड की टीम आई, फिर जो कुत्ता आता है उसके बाद पूरा छानबीन करता है, फिर पता चलता है कि क्या क्या हुआ था। सच में वो काम करता है, पहले मैंने मूवी में देखा था, सीआईडी में देखा था, सीआईडी में देखा था, बट उस दिन लाइव देखा कि कैसे क्राइम होता है, वो पूरा जगह जगह जाके उसने वो किया था, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप, सभी इंक्वायरी और सभी प्रोसीडिंग्स जो केस को लेकर होंगे वो टोटली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे, यानी पहले पेन एंड पेपर का यूज होता था। ऑल इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन सभी पूरी तरीके से अब कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। यही दो इसका प्रोविजन है नया। तीसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य का मतलब सबूत, यानी एविडेंस एक्ट, ये किसको रिप्लेस कर रहा होगा? इंडियन एविडेंस एक्ट,
1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखिए इसलिए थोड़ा सा इसको आपको हम बताए हैं क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि ये मेंस में आएगा। 72 1872 हमको लग नहीं रहा है, 100% हमको लग रहा है कि ये आएगा मेंस में, इसलिए हम आपको थोड़ा प्रोविजंस पीटी के क्लास में लिखा दी। बोरिंग लग रहा होगा, परेशान हो रहे होंगे, लेकिन आएगा उस दिन खुश होइएगा, क्योंकि 10 प्रोविजंस आपको लिख के आने नहीं है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। अगर तीनों कानून आ जाएगा तो वहाँ पे आप ब्लैंक हो जाइएगा सीधा, कि कानून तो पता है, ये भी पता है कि कब से लागू हुआ है, कहाँ क्या है, प्रावधान एक भी याद नहीं होगा। लेकिन अगर केवल 2 प्रावधान लिख देंगे ना हर के, जैसे 2-2 चर्चा किए, जो मुख्य प्रावधान है, तो 38 के 38 मार्क्स देने के लिए टीचर कैपेबल होगा और देता है। टीचर वही खोजता है कि उसको पिछला कुछ नहीं चाहिए। अब उसमें आपको ये सब नहीं बताना है कि एक प्रोविजंस है ना जिसमें हम लोग बोलते हैं कि चोरी करके 9-2-11 हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, 420 का मामला, तो वो सब चर्चा करेंगे तो नंबर थोड़ी नहीं मिलेगा। जो न्यू प्रोविजंस है उसको चर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ भी नया कानून बने उसके न्यू प्रोविजंस को चर्चा करिए, मेंस में उसके ही लिए नंबर मिलता है, ठीक है। मेंस तो देना है ना सबको कि नहीं देना है। तीसरा लिखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके अंदर लिखेंगे डेटा जो भी होगा वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड होगा, यानी एविडेंस, सबूत जो भी होंगे वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में स्टोर्ड किए जाएंगे, यानी गूगल, फेसबुक या फिर जहां स्टोर करना हो वहां पे करेंगे। डेटा टू बी स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। और दूसरा, जो रेप विक्टिम्स है उनके स्टेटमेंट को वीडियो और ऑडियो फॉर्म में लिया जाएगा, ठीक है। विक्टिम्स ऑफ रेप पीड़ित जितने भी होंगे उनके स्टेटमेंट को वीडियो और ऑडियो के फॉर्म में लिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका बीएनएस खत्म, तीनों चीज आपका खत्म, ठीक है। तो नया कानून आपका यही है, कानून के बारे में जाने। और हिट एंड रन केस जो आपको बताया चर्चा में था कि उसमें अगर ट्रक ड्राइवर्स होता है तो 15 साल की सजा की प्रावधान था ना, 10 साल की सजा का प्रावधान था, उसको होल्ड कर दिया गया, यानी अभी इस वाले में वो नहीं है। जो आपको बोले ना कमिटी को रेफर किया गया था, पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसको होल्ड पे डाल दिया कि इसके ऊपर अभी चर्चा नहीं होगी, ठीक है। इसी को लेकर हम अगस्त में आपको न्यूज बताए थे कि केंद्रीय गृह मंत्री कुछ अलग अलग ऐप्स लॉन्च किए हैं। उस ऐप का हम आपको एमसीक्यू में चर्चा किए थे, कुछ नाम याद है, ई साक्ष्य ऐप। ये 5 तरह का ऐप लॉन्च किए थे इसी कानून को, हाँ, इसी कानून को आसान बनाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये कानून से जुड़ी हुई जितने भी न्यूज़ है, डेट्स वगैरह है, इतना ही सवाल आएगा। ये टॉपिक खत्म आपका। नेक्स्ट शुरू करेंगे। एक पहला एक फैक्ट लिख लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कितने गोल्स हैं? 17। कब लागू हुए थे? 2015 में। कौन लागू किया था? बिहार सरकार? नहीं, ये यूएन का, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये 2015 में 17 गोल्स क्यों बनाए गए थे? मतलब डेवलपमेंट के लिए। ये जो 17 गोल्स है ना, ये पूरा इकोनॉमिक्स यही है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के हर सवाल जो आप लिखेंगे मेंस में, जब भी आप देंगे, आपका जब मन करेगा देने का, जब क्वालिफाई हो जाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं आप ये चर्चा करिएगा। अगर किसी चीज़ का डेफिनेशन भी नहीं आएगा तो इस 17 में से किसी एक को डिफाइन करना होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में या तो सवाल गरीबी पे आता है, भूखमरी पे आता है, बेरोजगारी पे आता है, ब्लू इकोनॉमी पे आता है, तो ये सब इसमें कवर है। जो 17 गोल्स है ना, वो सब कवर है। तो ये क्या नहीं, भारत का 16 वो अभी आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत का भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंडेक्स है, जो नीति आयोग जारी करता है, उसका भी रिपोर्ट आपका आया है जुलाई के महीना में। इसलिए मैंने दोनों को एक में मर्ज कर दिया है, एक ही जगह हम आपको बताएंगे। तो इसके ऊपर न्यूज़ क्या है पहले वो लिख लेंगे, लिखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी। इसके बारे में लिखेंगे नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, NIF, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट का नाम है, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क रिपोर्ट 2024। नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक टॉपिक हो गया, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन ने 2015 में
लॉन्च किया था। इसके अंदर 2030 तक उसने कुछ लक्ष्य रखा, यही 17 लक्ष्य रखा कि 17 लक्ष्य को हम लोग 2030 तक प्राप्त कर लेंगे, भुखमरी, गरीबी, यही सब को लेकर कि इसकी क्योंकि सभी देश, दुनिया के जितने भी देश है वो सब इससे पीड़ित है। ये एक डेवलपमेंट का तरीका था, विकास का तरीका था। ये हो गया किसके बाद? अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संयुक्त राष्ट्र की बात। संयुक्त राष्ट्र ने ये चीज कर दिया। अब ये सब बातें उसने बता दिया, लेकिन करना किसको पड़ेगा? राज्य को, यानी कि केंद्र सरकार को करना तो पड़ेगा ना। तो केंद्र सरकार इसको लेकर, भारत सरकार भी काम कर रही है, तो भारत सरकार इसको लेकर क्या काम कर रही है उसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम ये बताएं कि ये यूएन की बात की है, उसी से मिलता जुलता हमारे यहाँ एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। एक मंत्रालय है, उसने SDG एक इंडेक्स जारी किया है। तो आपके एग्जाम में सवाल आता है कि रिपोर्ट का नाम दे देता है, जो अभी आपका रिपोर्ट का नाम है नेशनल इंडिकेटर प्रोग्रेस इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जो भी नाम है वो पूछता है कि ये रिपोर्ट ये किसने जारी किया है। तो उसका बस एक फैक्ट है, बस नाम लिख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, STATI स्टैटिस्टिक्स। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाते हैं? इससे याद आया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाते हैं? और किसके जन्म दिवस पे मनाते हैं? जैसे टीचर डे तो हो गया हाँ सही बता रहे, PC महालनोबिस, ठीक है। PC 29 जून को, 29 जून को, वो आगे है न्यूज़ में, वो भी चर्चा कर देंगे, ठीक है। PC मान लो। तो ये न्यूज़ आपका जो आपने लिख लिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इसने एक रिपोर्ट जारी किया, उस रिपोर्ट का नाम आपने लिखा, ठीक है। ये इतना ही छोटा सा एक फैक्ट था, ठीक है। ये जो हम आपको बताएं कि 2015 में यूएन संयुक्त राष्ट्र ने 17 गोल्स डिसाइड किए थे, ये एक अलग है जो कभी कभी अलग अलग एग्जाम में पूछता है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने गोल्स रखे गए हैं, ठीक है। ये सब आपको पूछता है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। नेक्स्ट है आपका संथाल रिबेलियन, ठीक है। कब का है ये? 1855 और 56, हिस्ट्री में भी है, लिखेंगे। 169 यानी 169वां हाँ जयंती, संथाल विद्रोह जयंती मनाया गया है, ठीक है। 169 संथाल रिबेलियन एनिवर्सरी मनाया गया है, ठीक है। 169 साल पूरा हुआ इसलिए मनाया है, ठीक है। पहली बात है, पहला इसका पॉइंट्स लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1, तो वो तो आपको पता है, हिस्ट्री का टॉपिक, वो छोड़ देते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यानी डेट है 1855-56, वो पता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एक नाम लिखेंगे, हूल दिवस। हूल दिवस, HOOL, हूल, हिंदी में भी यही है हूल, तो ये इंग्लिश हिंदी सेम है, हूल। हूल समझ रहे हैं ना, हूल दिवस, ठीक है। 30 जून को मनाते हैं, ठीक है, 30 जून को। ये संथाल से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। पूछता है हूल दिवस किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, संथाल रिबेलियन से। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, लीडर का नाम क्या है? कन्हू। और भी लीडर है लेकिन यही फेमस है और यही BPSC भी मानता है। हाँ एक बहन का भी नाम है कुछ उनका, ठीक है। तो हाँ, तो 4-5 नाम है, लेकिन सिद्धि और कन्हू ही ऑप्शन में आता है, तो इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कार्ल मार्क्स का नाम सुने हैं? कौन है? क्या है? सोशलिस्ट समाजवादी नहीं, समाज सुधारक थे। कम्युनिज्म के ऊपर उन्होंने बात किया था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उनका किताब का भी नाम है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उनका। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किताब के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स ही है, ठीक है। क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं, ये पॉलिटी है, आपके काम का नहीं है। हाँ, वही बुक का नाम लिखा रहा है, लिखिए। कार्ल मार्क्स के द्वारा एक किताब लिखा गया है, कार्ल मार्क्स के द्वारा, नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री किताब का नाम है, नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, ये वाला नोट्स है, ठीक है, नोट्स ऑन इंडियन। ये किताब में उन्होंने ये जो रिबेलियन है उसको, उसके बारे में इन्होंने क्या किया है, चर्चा किया है कार्ल मार्क्स ने अपने किताब में। तो पूछता है कि कार्ल मार्क्स ने अपने किस किताब में संथाल विद्रोह के बारे में चर्चा किया है, ये हिस्ट्री का भी एक सवाल बनता है, ठीक है। हुआ क्या था? संथाल विद्रोह हुआ, ब्रिटिश से लड़ाई हुई, हार हुई, उसके बाद
संथाल परगना, और कहाँ पे है ये? झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में संथाल परगना बना। और उसमें क्या प्रावधान थे अगर बने तो? हाँ, क्योंकि जमीन के लिए लड़ाई था संथाल विद्रोह का। अब यहाँ से आप कारण भी समझ गए कि कारण क्या था, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनके जमीन को लेके किसी और को दे रहे थे, आउटसाइडर्स को, उसी को लेकर कहना था कि मेरी जमीन दूसरे को क्यों दोगे, तो जो कानून बनेगा उसी को लेकर बना होगा। तो संथाल का जो कानून बना उसमें यही प्रावधान था कि आप संथाल जो है कम्युनिटी सिर्फ संथाल को ही अपनी जमीन बेच सकती है, दूसरे को नहीं बेच सकते। ये ऑफिशियली लीगल इसका रिकॉग्निशन मिल गया, ठीक है। यही सेम चीज़ है। अच्छा सेम चीज़ है। तो ये ओवरऑल आपका संथाल रिवेलियन हो गया। हिस्ट्री का भी एक टॉपिक आपका खत्म, ठीक है। हिस्ट्री में भी संथाल, इससे ज़्यादा पढ़े हैं क्या कुछ संथाल में, कुछ भी क्या बताइए हमको, मेरा भी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाए। हाँ, रीजन्स में तो ये एक रीजन, और क्या रीजन? बस रीजन और सारे पढ़े होंगे। मेन जैसे कि 1857 के विद्रोह का भी बहुत सारा कारण था, लेकिन इमीडिएट कॉज क्या था, मतलब कारतूस। वैसे ही जो ये रिवेलियन का भी बहुत सारा कारण था, लेकिन इमीडिएट कॉज जिसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, वही लैंड वाला था, ठीक है। तो संथाल रिवेलियन में इतना ही टॉपिक है आपका। किसमें? हाँ, डिकू, डिकू, डिकू बोलते, DI, हाँ डिकूज, डिकूज बोलते थे। लिखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड, भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को एक्सटेंड कर दिया, यानी बढ़ा दिया है 2025 तक, मार्च 2025 तक, ठीक है। भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को 2025 तक बढ़ा दिया है। अब हिंदी वाले दिक्कत नहीं है ना? हाँ, क्या हो गया? 2025 नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। 2025 तक बढ़ा दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? हाँ, मतलब सिटी को स्मार्ट बनाना है, लालू यादव बोलते हैं गांव को स्मार्ट बनाने का, ठीक है। हाँ ठीक है, ये सब तो हम लोग जानते हैं, डेटा कनेक्टिविटी, हाउस होल्ड, रोड, जितना भी है ब्रिज वगैरह बना, लेकिन फैक्ट लिखिए। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, पटना भी स्मार्ट सिटी में आता है, मुजफ्फरपुर भी आता है, लेकिन स्मार्ट सिटी का कुछ काम हुआ नहीं है अभी तक, बस बोर्ड लगा है, बोर्ड सब जगह लगा है कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर ये चीज़ें हो रही है, ठीक है, लेकिन वैसा कुछ काम देखने को मिल नहीं रहा है स्मार्ट सिटी मिशन। हाँ, बहुत सारे जिला है, बहुत सारे जिला है, मुजफ्फरपुर। इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है, लेकिन एग्जामिनेशन फैक्ट लिखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखेंगे पहला, लॉन्च 2015 का है ये। दूसरा लिखेंगे किस मंत्रालय के अंदर ये आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स एंड अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स एंड अर्बन डेवलपमेंट। और ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य बस इंफ्रास्ट्रक्चर है सिटी का, ठीक है। तो 3 सवाल बन सकता है कि डिजिटल ये स्मार्ट सिटी मिशन कब तक के लिए एक्सटेंड हुआ है, पहला सवाल, कब लॉन्च हुआ है, दूसरा सवाल, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम बता दिए इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी ऑप्शन होगा वो, और चौथा क्या सवाल बन सकता है कि किस मंत्रालय के द्वारा ये रेगुलेट होती है, ठीक है। ये 4 सवाल बने। किसमें क्या बात नहीं हुआ? क्या हरित? ग्रीन एनर्जी की बात, हाँ, ग्रीन पेंट, ग्रीन बेल्ट, हाँ, तो वो, अरे तो स्मार्ट सिटी मिशन है तो पेड़ पौधा तो लगाएंगे ना। अब ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में है तो ये हम आपको बोले ना कि जो चीज़ें नहीं लिखाने वाले नहीं बताएंगे, चाहे वो खुद आप समझ सकते हैं। ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ये सब थोड़ी लिखाएंगे कि बिल्डिंग्स बनाएंगे, ठीक है। हाँ, इसमें तो ये भी है। चलिए, अब जब ग्रीन की चर्चा कर दी तो सुनिए, ठीक है, हरित के ऊपर जो आपके एग्जाम में भी काम आएगा। इसमें ग्रीन बेल्ट बनाने की भी बात है, ग्रीन जोन बनाने की भी बात है, पार्क्स बनाने की भी बात है, ठीक है, सिटीज़ में, क्योंकि दिल्ली वगैरह में तो पार्क्स रहते हैं, हर एक सोसाइटी में, अपने यहाँ नहीं है, वो सब बनाने की बात है। लेकिन उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें फ्यूल के ऊपर बात किया गया है, जिसमें आप हाइड्रोजन फ्यूल तो पढ़े हैं, उससे भी ऊपर एक बात और कही गई है कि जो सिटी में जो मोबिलिटी होती है वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो इलेक्ट्रिक ओरिएंटेड हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने की बात है। पर्सनल कंजप्शन है, जो 4-4 कार जो लोग खरीद के रखे हुए हैं, उसको कम करने की बात है। इसके ऊपर नीति आयोग भी काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये पूछेगा
कि ये योजना जो भी हम आपको चर्चा किए, हम आपको बताए भी थे कि यहाँ से अगर आप ट्रैवल करते होंगे तो उस बस पे लिखा भी रहता है कि उस योजना का क्या नाम है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने की बात है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल शहर को दिया जा रहा है, तो उसी योजना के तहत दिया जा रहा है। सब्सिडी है, सारा प्रावधान उसी है, तो उसका नाम क्या है, यही सवाल है। बहुत बार सवाल पूछा हो जब हरित का चर्चा किए तो। सब जगह हुआ है, सब जगह हुआ है। हाँ, कहाँ पे? पेट्रोल डीजल बंद हो गया? हाँ 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 हाँ, वही हम बोले, रात में ही हम 12 बजे कार में लेकर आए हैं उसमें इथेनॉल ब्लेंडेड हम लिए हैं 20। क्या बिहार गवर्नमेंट? हाँ, जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो कर रही है, जितना भी ला रही है वो सारा इलेक्ट्रिक है, तो ये सब तो बातें हो गई। ठीक है, ये सब हो गई। तो इससे दो सवाल बनेगा। एक सवाल ये कि इसमें कौन कौन से प्रदूषण निकलते हैं, तो वो तो आप जान गए, NOx, SOx, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब निकलता है। ठीक है, दूसरा सवाल आपका अभी भी वही है कि स्कीम का नाम क्या है जिससे ये रेगुलेट होता है। ठीक है, क्या नाम है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। फेम। फेम ये चर्चा किए थे कभी, जब बस यहाँ से जो गुजरता है AC वाला बस या फिर नॉर्मल बस CNG, उस पर AC वाला ही देखिएगा, इलेक्ट्रिक वाला, उस पर लिखा होगा फेम। ये टर्म खोजिएगा कि लिखा है कि नहीं, बस रुकवा के देखिएगा। ठीक है, तो ये कभी नहीं पढ़े पढ़ना चाहिए था ना। ये सवाल आपका आया हुआ सवाल है कि जो आप हरित की बात कर रहे हैं, ये फेम इनिशिएटिव के तहत ही इलेक्ट्रिक बसेस शहर में लगाने की बात है। ठीक है, तो ये बात इसी में है। ग्रीन बेल्ट की जो बात है उसमें पौधा की बात करेंगे, लेकिन अगर ग्रीन जोन की बात करेंगे तो जोन में सिर्फ पौधा लगाने से नहीं होगा ना। पौधा लगा दिया, प्रदूषण कर रहे हैं, तो उस प्रदूषण करने वाले यंत्र को भी तो रोकना होगा ना। वो यंत्र क्या है? मेजर सोर्स आपका क्या है? ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट को कैसे बदल सकते हैं? इलेक्ट्रिक में। हाइड्रोजन में भी शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए हमारे पास तकनीक नहीं है। अभी तकनीक हमारे पास केवल और केवल क्या है? बैटरी का है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें। क्या नहीं सुने? फिर जोर से बोलिए। ग्रिल बेल कैरेड, बैरिकेड, ये सब टर्म्स इतना देखिए, जो टर्म आपको जानना चाहिए वो नहीं जानेंगे। देखिए, आप ग्रीन ग्रीन जो कर रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए आपको ये टर्म जानना चाहिए। देखिए इधर ग्रीन ग्रीन बहुत हो गया। अब ये पूछेंगे तो बोलेंगे कि पता नहीं है। ये आया भी हुआ सवाल है। ग्रीन हो गया ना, बहुत ग्रीन ग्रीन हो गया। पहले आराम से पढ़ लेंगे क्या लिख रहा है। ये टर्म आपको जानना चाहिए। सुने हैं कहीं पे सवाल आया हुआ है? ग्रीन बेल्ट कहीं नहीं पूछेगा, ग्रीन जोन कहीं नहीं पूछेगा, ग्रीन बैरिकेड कहीं नहीं पूछेगा। ये जरूर पूछेगा और पूछ चुका है। पूछा हुआ सवाल है, क्या है ग्रीन वॉशिंग? साल भर से न्यूज में था, सुप्रीम कोर्ट बार बार कर रहा है ग्रीन वॉशिंग हो रही है। क्या? वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है। आप समझिए क्या है। कंपनीज जो क्लेम करती है कि हम आपको जो खाना दे रहे हैं या फिर जो आप फेस वॉश यूज कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से क्या है? हर्बल है। ठीक है, तो वो सरकार के आंख में धूल झोंक के कि ये ग्रीन प्रोडक्ट है, लेकिन वो ग्रीन है नहीं एक्चुअली में। जो उसका प्रिपरेशन का मेथड है, उसमें कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। लेकिन सरकार के आंख में धूल झोंकने का जो नाम है वो क्या है? ग्रीन वॉशिंग, यानी आई वॉशिंग। आंख में धूल झोंक रहे हैं, ठीक है, सरकार को, लेकिन प्रोडक्ट पे दिखा दे रहे हैं 100% वेजिटेरियन, 100% ग्रीन मेड, ये सब, लेकिन वो एक्चुअली में है नहीं। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका गया था, और गूगल पे भी ये केस गया था, और अलग अलग कंपनी पे भी, कि ये लोग जो क्लेम कर रहे हैं। हाँ, पतंजलि पे भी लगा, या फिर हम आपको हाईलाइट जो सबसे बड़ा केस है, पतंजलि से भी बड़ा कंपनी आपका गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसके CEO को बुलाया था कि तुम्हारे ऊपर कंप्लेन है। कंप्लेन क्या हुआ था कि गूगल और फेसबुक ऐड चलाती है, आपका प्रेरणा का भी ऐड चलता है, अलग अलग जगह का भी ऐड चलता है, ये सब ऐड चलता है, एडवर्टीजमेंट, प्रचार, ठीक है, यूट्यूब पे भी। तो ऐड वो लोग चला रहे थे ग्रीन प्रोडक्ट का, यानी फेस वॉश का। मान लेते हैं कोई सनदौर फेस वॉश है, वो क्लेम कर रहा है पतंजलि की ये 100% ग्रीन मेड है, ठीक है, तो वो चीज़ है, उसका ऐड चला कौन रहा है? गूगल, फेसबुक।
तो वो ऐड चला रहा है, तो गूगल ने क्या वेरीफाई किया उस प्रोडक्ट को कि वो 100% मेड हर्बल मेड है या नहीं, इसको लेकर ये केस गया था। ठीक है, उसी संदर्भ में ये सारा चर्चा में ये टर्म आया था सुप्रीम कोर्ट में, ग्रीन वॉशिंग, जो कंपनीज कर रही है, वॉशिंग मशीन से लेके फ्रिज से लेके कूलर से लेके सब में ये टर्म आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको जानने वाला टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीन बहुत हो गया नहीं, ठीक है, मन में डाउट नहीं रखना चाहिए, जो पूछे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ये भी हम लोग चर्चा किए 29 जून को। ठीक है, ये लिख भी लेंगे, 29 जून, जुलाई में ही आया था, इस वजह से हम आपको लिखा दे रहे हैं। 29 जून पीसी महालनोबिस, ठीक है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, कौन थे ये, क्या थे ये, और सेकेंड 5 ईयर प्लान याद आ रहा है, दूसरा 5 ईयर प्लान का नाम भी यही है, पीसी महालनोबिस मॉडल। टारगेट क्या था उसका, इंडस्ट्री, पहला का तो एग्रीकल्चर था, दूसरा का क्या था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, हाँ हाँ, लेकिन उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रॉपर बात कही गई थी। ठीक है, तो ये सारा लिंक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान का नाम भी यही है, पीसी महालनोबिस मॉडल। इन्हीं के जयंती पे, यानी जन्म दिवस पे आपका नेशनल स्टैटिस्टिक डे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल है ये, इंटरनेशनल। ठीक है, ये चीज़ है। डिजिटल इंडिया, ये भी 9 साल पूरा किया। ठीक है, डिजिटल इंडिया टॉपिक बना लेंगे, डिजिटल इंडिया कंप्लीट्स 9 ईयर्स, उसके बारे में थोड़ा सा बातें लिख लेंगे। ये सब पुराना स्कीम है, जब मोदी जी फर्स्ट टाइम आए थे ऑफिस में तो 2015 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, लॉन्च 2015। जितना बड़ा बड़ा स्कीम है ना मोदी जी का, वो जब आए थे तो उसी समय लाए थे। कुछ 14 में हो गया था, कुछ 15 में हुआ था। ठीक है, तो 14-15 ऑप्शन देख के मार देना है। ठीक है, लॉन्च 2015। दूसरा लिखेंगे, इसमें 9 पिलर्स ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, 9 पिलर्स ऑफ ग्रोथ लिखना नहीं है, बस जानिए कि अगर डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो ब्रॉडबैंड लगाने की बात करेंगे। ठीक है, पहला है ब्रॉडबैंड, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, जगह जगह वाईफाई लगाने की बात हो रही है। तो 9 पिलर्स है, याद नहीं करना, बस जानना है कि डिजिटल इंडिया में कितने पिलर्स के ऊपर काम चल रहे हैं। तो टोटल 9 पिलर्स है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें एक बार आप पढ़ सकते हैं, जो भी चीज़ है, ब्रॉडबैंड, हाईवेज, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, इंफॉर्मेशन, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन। ये अच्छा प्रावधान है, सभी को फोन अवेलेबल, क्योंकि डिजिटल इंडिया का सारा चीज़ लगा दिया और फ़ोन ही ना रहे। ठीक है, फ़ोन, क्योंकि फ़ोन भी महंगा आ रहा है आजकल, पेरेंट्स दिला नहीं रहे महंगा फ़ोन। हाँ? क्या हो गया, दिक्कत की बात हो गई है, इसलिए यूपी गवर्नमेंट फ़ोन दे देता है गिफ्ट में। नहीं, गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, ये इसमें और इसमें काम कर रही है। 9 पिलर्स है ना, एक बार में पैसा भी तो देखना है, एक बार में सरकार को अपना फंड भी तो देखना है। पार्टी मनाने जाते हैं तो पॉकेट बार बार देखते हैं ना कि आइसक्रीम खाएंगे या क्या, अपना पटना में ताज खुला है नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस फील्ड में काम कर रही है, कनेक्टिविटी के ऊपर। उसके अंदर ही गांव-गांव तक फाइबर लगाए जा रहे हैं, वाईफाई, ब्रॉडबैंड, पंचायतों को जोड़ा गया है। लेकिन क्या, हाँ, OFC केबल। ठीक है, तो गांव-गांव को जोड़ा गया है। तो ये इसी के तहत हो रहा है, डिजिटल इंडिया के तहत ही हो रहा है, और डिजिटल इंडिया से सारा कनेक्टेड है, जितना भी UPI ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ है। मोदी जी अपने स्पीच में बार बार डिजिटल इंडिया की चर्चा करते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि आने वाला भारत डिजिटल इंडिया ही। तो आपको जानना चाहिए कि डिजिटल इंडिया में है क्या। ठीक है, 5G का रिचार्ज और महंगा होने वाला है, और अभी प्लान आप लेते होंगे जियो का तो देखते होंगे नॉर्मल 4G का रिचार्ज अलग है, 5G का अलग है। तो बहुत 300 कितना मिल रहा है, 240 की जगह पे 300 हो गया, 60 रुपए एक बार। लिखेंगे मेटी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको शॉर्ट फॉर्म में DT बोलते हैं, नहीं DEITY, DT। ये मेन कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, मेन कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, जो ये सारा डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम्स वगैरह देखता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कोई इसका एग्जांपल, डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा एग्जांपल कोई आपके ध्यान में? UPI, उससे भी पहले, उससे भी बड़ा NPCI, वही है UPI एक तरीका हो गया, रेगुलेट जो करता है उसका नाम है क्या, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और कोई एग्जांपल सोचिए। ठीक है, ऑनलाइन
कोई ऐप या पोर्टल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आया वो हम आपसे पूछ रहे हैं। एनसीईआरटी क्या लॉन्च किया? माई जी हाँ, माई जियो भी डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा एग्जांपल जो हम आपको उस दिन भी बताए थे, क्योंकि गवर्नमेंट अपने सारा कामकाज को वहाँ दिखा रही है। डिजी लॉकर यूज नहीं करते हैं? डिजी लॉकर, सारा डॉक्यूमेंट आपका वहाँ पड़ा हुआ है। आपका KYC भी डिजी लॉकर से ही हो जाता है, और डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। उतना ही वैल्यू है जितना ऑफलाइन का है, ठीक है। तो उमंग ऐप, डिजी लॉकर, ये सबसे बड़े एग्जाम्पल है, ठीक है, इस डिजिटल इंडिया के। आगे एक बात लिखेंगे, नीति आयोग, दूसरा न्यूज ये हो गया। नीति आयोग ने जारी किया है व्हाइट पेपर, ठीक है। नीति आयोग रिलीजेज व्हाइट पेपर, एक रिपोर्ट है ये भी, उसका नाम बस लिखेंगे रेस्पॉन्सिबल AI। रेस्पॉन्सिबल AI, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नीति आयोग लॉन्चेज responsible AI for all, responsible AI for all on facial technology, facial FACIAL, facial technology, ठीक है, facial technology। तो नीति आयोग अभी AI को लेकर खतरा जो बढ़ रहा है उसको लेकर रिसर्च वगैरह करते रहता है, तो उसने एक रिसर्च पेपर जारी किया है, जो आप नाम लिखें वो किसके द्वारा जारी किया गया, ये कभी कभी पूछ लेता है। दूसरा लिखेंगे न्यूज़, ये हो गया एक ही लाइन का न्यूज़ था, छोटा न्यूज़ था। दूसरा लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस मंत्रालय, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विल सून एक्वायर, वो जल्द ही एक्वायर करेगा लाईफाई टेक्नोलॉजी को। लाईफाई यहाँ बोर्ड पे है, वाईफाई सुने हैं ना, वैसा ही लाईफाई है, ठीक है। तो नया टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट है, सवाल आता है, ठीक है। लाईफाई टेक्नोलॉजी, हाँ बहुत तेज। एक तो सबसे पहला बात कि कोई अगर नया अपग्रेड होगा तो वो तेज ही होगा, ठीक है, फास्ट होगा तभी आ रहा है। हाँ हाँ, तो देखिए क्या आप जाने न्यूज़ क्या है कि डिफेंस मंत्रालय लाईफाई टेक्नोलॉजी को अपने जो भी कार्यभार है उसमें लाने की बात है। तो लाईफाई टेक्नोलॉजी जानने की जरूरत है कि लाईफाई टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। तो लाईफाई के बारे में पहले कुछ लिख लीजिए कि लाईफाई है क्या, थोड़ा सा, ठीक है, लिखेंगे। इसका फुल फॉर्म पहले लिखिए, लाइट फिडेलिटी, यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, यहाँ नहीं लिखा हुआ। FIDELITY, FIDEI, लाइट फिडेलिटी, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में लिखिए इसका फ़ायदा क्या क्या है। पहले लिखेंगे बाई डायरेक्शनल वायरलेस, दोनों तरफ से डेटा ट्रांसफर होता है। क्या होता है? बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल वायरलेस। दूसरा इसमें क्या यूज होता है? तो विजिबल लाइट यूज होता है, ठीक है, विजिबल लाइट लिखेंगे। दूसरा विजिबल लाइट, दूसरा पॉइंट हो गया आपका, ये 2 पॉइंट विजिबल लाइट्स। ब्रैकेट में लिखेंगे विजिबल लाइट्स के ब्रैकेट में 400 से 800, 400 से 800 टेरा हर्ज, 400 से 800 टेरा हर्ज, ठीक है। टेरा हर्ज, ठीक है। तो वाईफाई में क्या था ऐसा? वाईफाई में ऐसा क्या टेक्नोलॉजी था? हाँ, एक साइड से। और वाईफाई में और क्या था? इसमें 400 से 800 टेरा हर्ज है। एक अगर मान लीजिए लाईफाई के ऊपर अगर सवाल आएगा आपको, तो उसमें स्टेटमेंट में यही देगा कि लाईफाई वाईफाई से कैसे बेटर है। बेटर है तब तो अडॉप्ट कर रहा है। तो लाईफाई वाईफाई से ऐसे बेटर है कि वाईफाई जो आपका है वो रेडियो वेव्स टेक्नोलॉजी पे काम करता था, ठीक है, रेडियो। और ये कौन सा वेव पे काम कर रहा है? लाइट वेव्स। दोनों का स्पीड में बहुत अलग है। तो लिख लेंगे ब्रैकेट में ही अपना लिख लीजिए कि वाईफाई जो है वो रेडियो वेव्स पे काम करता है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे इसमें जो डेटा का ट्रांसफर है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा एलईडी बल्ब लगा हुआ, ठीक है। डेटा का जो ट्रांसफर होगा एलईडी बल्ब के, एलईडी से होता है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, एलईडी से। यहाँ आप देखेंगे कि ये इंटरनेट है, यहाँ से कोई डेटा उठाएं,
ये होते हुए एलईडी, ये तो ऐसे पिक्चर में दिखा रहा है बट और मैकेनिज्म कुछ और होगा, वो डेटा को ट्रांसफर करेगा अलग अलग मीडियम में, ठीक है, ये चीज़ है। फिर यहाँ से फोटो डिटेक्टर लगा हुआ, वो फोटोन्स को रिसीव करके, वो हमारे काम का नहीं है समझने के लिए कि क्योंकि ये सारा जो वाईफाई, लाईफाई, 4G, 3G, 2G, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है। उसका काम क्या है, स्पीड, डेटा का ट्रांसमिशन। जो आपका फ़ोन है, ये फ़ोन में आपका डेटा ही तो आप बार बार ऊपर देखते हैं ना, एक रिसीविंग और एक आउटगोइंग, कि मेरा रिसीविंग कितना जा रहा है और आउटगोइंग, यानी जो टावर लगा हुआ है या फिर अगर कोई किसी और चीज़ से कनेक्टिविटी है तो दोनों के बीच में स्पीड क्या है, अगर 20-30 kbps देता है तो मूड खराब हो जाता है। वही यहाँ पे लिखता है कि 1 mbps तो खुश रहते हैं, ठीक है। तो वो बता रहा है कि जो रेट जो है आपका उस टावर से डेटा को भेजने में, यानी आप अपने फ़ोन से जो टाइप किए कि मुझे ये चीज़ें चाहिए विकिपीडिया पे, और वो उसने भेजा वहाँ से, और कितने स्पीड से वो डेटा लेकर आपको दे रहा है, यही ये इंटरनेट से आपको कितना स्पीड में वो डेटा लेके आपके फ़ोन तक पहुँचा रहा है, इस बीच के दूरी के लिए वो सारा टेक्नोलॉजी काम करता है, ठीक है। उसमें 2G, 3G, 4G सब है, ठीक है। उसी में ये वाईफाई और लाईफाई की बात हो रही है। तो जितना नया टेक्नोलॉजी आएगा उसका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। हाँ, लिखा रहे आगे, लिखिएगा। इसका एडवांटेज लिख लेंगे। एडवांटेज इसका क्या फ़ायदा है, एक तो फास्टर है बहुत ज़्यादा, दूसरा चीपर है, सस्ता बहुत है, ठीक है। फास्टर, तेज़ बहुत है, सस्ता बहुत है, चीपर है। और चीपर कितना है, तो 10 गुना चीपर है, ठीक है, वाईफाई से 10 गुना। इसमें कोई वाईफाई में तो बहुत सारा इक्विपमेंट आपको लगाना पड़ता है ना, इसमें कुछ इक्विपमेंट्स में लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत कम इक्विपमेंट्स है, ठीक है। हाँ, फास्टर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और सिक्योर बहुत है, क्योंकि ये जो आपका एक चीज़ ये भी खतरा है कि आप टेलीग्राम, आपका ये फ़ोन है, आपने किसी को मैसेज किया ठीक है, और मैसेज बीच में ही रह गया, ठीक है, तो यहाँ से खतरा है। ये फ़ोन है और ये दूसरा यूजर है, ये आप है, ये आपकी पार्टनर है, ठीक है। ये यूजर कहीं बीच में गड़बड़ ना हो जाए, इसकी सिक्योरिटी का बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक ना, कि बीच में कोई मेरा डेटा ना देख ले, तो वो सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर आपको एक एग्जांपल देते हैं, दिल्ली में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, ठीक है, पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था, ठीक है। वहाँ पे गवर्नमेंट से क्या चूक हुई कि वहाँ जो टेररिस्ट आए थे बाहर से, उन्होंने वाईफाई को ही हैक किया था, ठीक है। वाईफाई हैक करके उन्होंने सारा अपना डेटा वगैरह कलेक्ट किया, और उस समय सरकार को पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ हो सकता है। 2000 की बात थी, नया नया टेक्नोलॉजी आया था, सब अपना खुश थे, लेकिन वो जो टेररिस्ट इतने तेज़ थे कि वो वाईफाई का ही सारा डेटा लिए। तो अब अगर कुछ भी होता है ना, तो उसमें सबसे पहले हम लोग सिक्योरिटी की बात करते हैं कि कुछ लाओ, उससे दिक्कत नहीं है, सबसे पहले मेरा डेटा सुरक्षा रहना चाहिए। इसलिए लोग टेलीग्राम को प्रेफर करते हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल सब टेलीग्राम पे ही होता है, या फिर व्हाट्सएप पे। पुलिस खुद अब व्हाट्सएप पे बात करती है, पुलिस से भी आप बोलिएगा कि सुप्रीम कोर्ट बोले कि व्हाट्सएप से कुछ डिलीट नहीं करना है। अच्छा, कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया। अच्छा, डिलीट नहीं करना है। व्हाट्सएप का तो हम सुने थे कि शायद पुलिस को एक्सेस मिल जाता है, ऐसा हम अनऑफिशियली सुने थे, लेकिन टेलीग्राम को नहीं मिलता है। यही हुआ भी था फ्रांस में, वही हुआ भी था ना कि वहाँ की गवर्नमेंट उनसे डिमांड कर रही थी ना कि डेटा मुझे चाहिए। बोले कि नहीं भाई, हम डेटा के लिए ही जाना जाते हैं, और अगर हम डेटा दे देंगे तो जितना मेरे यूजर्स है वही चले जाएंगे, कोई रहेगा ही नहीं। तो ये चीज़ है, तो लाईफाई का ये फ़ायदा है। अगर लाईफाई पे स्टेटमेंट आएगा तो यही सब कुछ स्टेटमेंट आपको देगा। नेक्स्ट लिखेंगे आप। और इसका एक फ़ायदा ये भी है एप्लीकेशन की, इसका कहाँ एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर वगैरह में कभी गए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ पे अलाउ नहीं रहता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन्स लिखता है कि आप कृपया ही बाहर बंद करके आएँ, डॉक्टर्स भी लेके नहीं जाते। क्यों? क्योंकि रेडियो वेव्स निकलते रहते हैं ना उससे। तो वहाँ पे वैसे चीज़ में अगर इंटरनेट वगैरह की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जितने भी ऑपरेशंस वगैरह हो रहे हैं वो AI पे बेस्ड हो रहे हैं, रोबोट्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे वाईफाई वगैरह से कनेक्टिविटी नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ रेडियो वेव्स ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, दिक्कत देगा। वहाँ पे लाईफाई यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लाईफाई का एक एप्लीकेशन है कि हॉस्पिटल्स ये सब वगैरह में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। हाँ बिल्कुल, एयरपोर्ट वगैरह पे भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, यही बोले सिक्योर है, बहुत सिक्योर है, यही सिक्योरिटी इसका बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। दूसरा लिखेंगे नेक्स्ट न्यूज़, जीएसटी ने अपना 7 साल पूरा किया है, क्योंकि जीएसटी ने अपना 7 साल पूरा किया, पहले ये लिखेंगे जीएसटी कंप्लीट्स इट्स 7 ईयर्स, ठीक है। तो 7 साल पूरा हुआ तो कब आया होगा? हाँ ठीक है, जोड़िए जोड़िए जोड़िए, 17 में आया होगा, ठीक है, लिख लीजिएगा 17 में। किस डेट को आया है? 1 जुलाई, फिर से 1 जुलाई को। और उसी दिन को किस रूप में मनाते हैं? नेशनल जीएसटी डे के रूप में। तो जीएसटी डे आपका हो गया 1 जुलाई, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था, और 7 साल इसका पूरा भी हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो एक तो ये बातें हो गया। जीएसटी किस तरह का टैक्स है? इकोनॉमिक्स चल रहा है आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट?
इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी के बारे में अगर एक इकोनॉमिक्स में सवाल आता है तो उसमें ऑप्शन में ये रहता है कि जीएसटी जो है उसमें ऑप्शन में दिया रहता है वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी जहाँ पे आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे आपने कुरकुरे खरीदा वहाँ पे आपका टैक्स लगता है, ठीक है। तो जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये बात आप लिख लीजिएगा। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम। डेस्टिनेशन बेस्ड यानी जिस फाइनल जहाँ पे आप उस प्रोडक्ट पहुँच रहा है वहाँ पे वो टैक्स के लिए लायबल होता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम। इसमें अभी 5 स्लैब है, 0, 5, 12, 18 और 28, 5 स्लैब है। कम कर दिया, कम किया है, 5 खत्म, 4। जीएसटी के बाहर क्या है? दारू, लीकर और पेट्रोल प्रोडक्ट, ये भी सवाल आया हुआ है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, रिफाइनरी प्रोडक्ट, ठीक है, हाँ, एलपीजी वगैरह, ये सब जीएसटी के दायरा से बाहर है। एक जीएसटी से और बात, जीएसटी में सुनिएगा, इधर जीएसटी से जो सवाल आता है वो आपको चर्चा करें। जीएसटी में आपको एक और सवाल आता है कि जीएसटी में डिसीजन कौन लेता है? जो भी डिसीजन नहीं, उसके लिए एक काउंसिल बनाया गया। जब जीएसटी लागू हो रहा था तो उस समय यही विवाद हो गया था कि जीएसटी स्टेट पहले कलेक्ट करती थी, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, और जीएसटी इज लाइक अ वैट, ठीक है, वैट की तरह ही है। तो स्टेट कोई राजी नहीं थे, और संविधान में आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 368 सब क्लॉज 2, उसमें क्या लिखा है कि कोई अगर स्टेट मैटर में यानी राज्य के विषय पे अगर आपको संशोधन करना है तो आपको राज्यों की क्या चाहिए? अनुमति चाहिए। 50% से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए। और जब 2017 में बीजेपी लाने की प्रोसेस में थी तो उतने राज्य में उसकी सरकार नहीं थी उस वक्त, ठीक है। क्या हुआ? अच्छा, आसाम में आया, नहीं तो हम कुछ और बता रहे थे। अभी हम ये बोल रहे हैं कि उस समय उतने राज्य उसके पास नहीं थे तो कैसे लाया वो। तो और जैसे बिहार में उसमें नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार उनके साथ नहीं होंगे तो नीतीश कुमार बोले कि नहीं नहीं, जीएसटी वगैरह में हम नहीं आएंगे, तुम लोग सब टैक्स ले लोगे, ठीक है, हम अपना वैट से खुश है, सब अपना हम ले लेंगे। तो सबको मनाने की कोशिश की गई, मनाए हम लोग। तो मनाने के बात आया तो बोले कि अरे बार बार तुम जीएसटी में हम शामिल तो हो जाएंगे लेकिन डिसीजन तुम खुद से लोगे, फिर हम मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो उसी पे बात आया कि नहीं, जीएसटी का डिसीजन जो होगा वो कंसेंसस बेसिस पे होगा, सहमति से होगा। जितने ज़्यादा उसमें राज्य रहेंगे उन सब में वोटिंग होगी, जो समर्थन देगा उसकी बात सुनी जाएगी, ठीक है। उसी के लिए जीएसटी काउंसिल का प्रावधान आया। इसीलिए ये सवाल भी आता है कि जीएसटी में डिसीजंस लेने वाला बॉडी कौन है, तो वो क्या है? जीएसटी काउंसिल। उसको बाद में संशोधन करके आपके संविधान में डाला गया, किस अनुच्छेद में डाला गया उसको, ये सवाल आता है। ये एक बात और कि ये जो जीएसटी आया था वो आपका 101वां संवैधानिक संशोधन से आया था। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था। ये बातें हो गई जीएसटी आने की। लेकिन जो जीएसटी काउंसिल की बात है तो लिख लीजिएगा, जीएसटी काउंसिल के बारे में लिखिए, ये सब बात लिखते रहिए। जीएसटी काउंसिल, उसको हेड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर या प्रधानमंत्री? बताइए ठीक से, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर प्रधानमंत्री या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको हेड करते हैं, ठीक है। बता रहे हैं जीएसटी काउंसिल लिखिएगा 279A 279A 279A, इसमें जीएसटी काउंसिल की चर्चा की गई है, ठीक है। और उस काउंसिल में चर्चा यही की गई, सभी राज्य उसमें रहेंगे, सभी राज्य के या तो फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, नहीं तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहेंगे, जिनको भी जाना हो जो जाते हैं और बैठेंगे, डिसीजन कंसेंसस बेसिस पे होगी। ये पूरा ओवरऑल जीएसटी आपका इतना है, ठीक है, इतनी जीएसटी की कहानी है। क्या नहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को पूरी तरीके से बाहर रखा गया है। हाँ, पेट्रोलियम, गैस, ये सारा चीज़ को बाहर रखा गया है, ठीक है। लीकर चूंकि स्टेट का मैटर है इसलिए उसको भी बाहर रखा गया है, ठीक है। स्टेट चाहे तो ऐड कर सकते हैं उसको, स्टेट के ऊपर है। अगर वही जीएसटी काउंसिल में ही मीटिंग होती है, बार बार मीटिंग होती है, फाइनेंस मिनिस्टर से यही मीटिंग होती है ना, जो आप पढ़े होंगे कि 269वां मीटिंग चला है जीएसटी काउंसिल का। 280वां मीटिंग में क्या करते हैं, यही सब होता है कि बिहार सरकार बोलने गई कि ठीक है यार, डायमंड पे थोड़ा कम कर दो, मेरे यहाँ सीजन चल रहा है डायमंड का। तो ये सब रिक्वेस्ट वहाँ जाके हम लोग करते हैं। तो सभी राज्य मिलते हैं आपस में चाय नाश्ता पे, फिर वैसे ही पॉलिसी रेट डिसाइड होती है। मतलब वो वाला पॉलिसी आरबीआई वाला नहीं कि कुछ किसी में इंटरेस्ट रेट कम करना है, या फिर मन किया कि चलो आज मेरा मन कर रहा है कि इलेक्शन आने वाला है
तो चलो हम लोग कोई एक कुरकुरे प्रोडक्ट को उठा के 5% टैक्स से हटा के 0% टैक्स पे कर देते, ये सब वही लोग करेंगे, ठीक है। तो उनके मन पे जो चाहेंगे कर सकते हैं। अचानक चाहे कि चलो फ़ोन लोग बहुत खरीद रहे हैं तो फ़ोन को तुम 28% में डाल दो, जैसे कि गोल्ड डायमंड अभी बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं तो उसको 28 लगा दो, ठीक है, तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़, ये सारा डिसीजन आपका निर्णय कहाँ पे होता है, जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में होता है। आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो है वही बार बार लेते रहती है। नेक्स्ट लिखिएगा, अच्छा ये आंध्र प्रदेश में मिला है ऑस्ट्रिच का नेस्ट, ऑस्ट्रिच का ये 911 अंडे, मतलब एक फैक्ट है बस, जरूरी पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, रिस्क नहीं लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में इंटरनेशनल साइंटिस्ट लोग आए थे तो उन्होंने ऑस्ट्रिच का एक एक्चुअली में मिला है, इन्वेंशन है, तो इसमें न्यूज़ तो कुछ नहीं है, बस ये बात आप लिख लीजिए। हाँ है, ऑस्ट्रिच नहीं जानते हैं, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग उसके अंडे, ठीक है। तो और इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि इसका एक डेट है, डेट यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे, एक्चुअली में ये कितना पुराना है मुझे भी ध्यान में नहीं है, हाँ 41,000 साल, ठीक है, तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। अरे एक्चुअली में बीपीएससी के साथ दिक्कत है ना कि वो ये सब चीज़ पूछ लेता है, अब जरूरी नहीं कि वो लाइफाई टेक्नोलॉजी पूछे, ये जरूरी नहीं, लेकिन ये पूछ ले ये ज़्यादा जरूरी है, वो ये जरूर, ये हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं। कहाँ पे, हाँ ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई प्रजाति कहाँ पे अगर नया मिल रहा है ना, तो जैसे यही अंडा मिला तो वो पूछ लेगा। जैसे एक बार पूछ लिया था ह्यूमन का कुछ मिला था, हम लोग मानव का कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, तो अफ्रीका का कोई देश था, तो वो सवाल आपसे पूछ लिया था, ठीक है। तो यही सब डालने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन खैर नेक्स्ट लिखेंगे कोलंबो प्रोसेस, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, कोलंबो COLOMBO कोलंबो प्रोसेस। क्या हो गया, अरे वो नहीं याद करना है कि 9 फीट का अंडा मिला है नहीं, वो याद नहीं करना है, ठीक है। हाँ तो कोलंबो प्रोसेस एक ग्रुपिंग है, एक मीटिंग है, उसका चेयरमैनशिप मिला है किसको, इंडिया को, उसके बारे में लिखिएगा, पहली बार मिला है तो वो उसके बारे में लिखेंगे कि क्या है वो कोलंबो प्रोसेस, ठीक है। भारत पहली बार इसको चेयर कर रहा है, ये पहला बात हो गया, भारत पहली बार इसको चेयर कर रहा है, चेयर का मतलब समझते हैं ना, हेड कर रहा है। एक रीजनल ग्रुपिंग है जहाँ पे एशिया के जो देश है, बेसिकली जो इंडियन ओशन के जो देश है, वो यहाँ पे आके एक दूसरे के साथ कंसल्ट करते हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं, किस ऑब्जेक्टिव के लिए, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है इसका, कि आखिर जो एशिया के नीचे वाले देश जो है, भारत है, उसमें बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इस वाले में तो वो लोग क्या चर्चा करते हैं, इंडियन ओशन की चर्चा तो नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें चर्चा होती है जो हमारे ओवरसीज सिटीजन है, यानी हमारे देश के जो नागरिक दूसरे जगह है, या फिर जो हमारे लेबरर्स जा रहे हैं बेसिकली केरला वगैरह से जाते हैं यूएई में, उनकी सुरक्षा के ऊपर का बात है, ठीक है। तो उनकी सुरक्षा के लिए बात होता है, तो ऑब्जेक्टिव में लिख लेंगे, उद्देश्य में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, इससे आप समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। तीसरा पॉइंट, हाँ NRI वगैरह उनको, या फिर लेबर्स वगैरह जो जाते हैं उनकी सुरक्षा की, मजदूर के लिए, बेसिकली मजदूर के, नहीं, वो आपका इसमें आएगा ना, हम आपको बताए थे ना, ब्लू हेलमेट क्या बोलते हैं उसको, पीस कीपिंग में जाते हैं, वो तो पीस कीपिंग में जाते हैं, शांति सुरक्षा बल होता है वो पीस कीपिंग में। अभी सबसे ज़्यादा किसके देश के सैनिक है, नहीं आपको आश्चर्य होगा, हाँ बताए थे कि पाकिस्तान है, भारत नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सैनिक उसमें, उनको ब्लू हेलमेट पे बोलते हैं क्योंकि उनका हेलमेट ब्लू कलर का होता है, ठीक है। क्या होता है, हाँ यहाँ ब्लू कलर जॉब इकोनॉमिक में अलग है, व्हाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब ये तो अलग हो गया, वहाँ ब्लू हेलमेट की बात होती है, हाँ हेलमेट है। इसमें एक और लिखिएगा, 12 मेंबर स्टेट है इसमें, 12 मेंबर स्टेट, और भारत वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर स्टेट है, मतलब खोज करता है इस कॉन्क्लेव का, कोलंबो प्रोसेस। स्नो वाइल्ड किस दिन नहीं, क्या इसका सिलेक्शन नहीं हुआ था इसमें, जुड़े थे इंडिया इसमें, नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फाउंडिंग मेंबर है बस, ठीक है। कब बना था? ये 18 के करीब में आया था, ठीक है।
तो बस फाउंडिंग मेंबर का नाम बस जानना है, इसके 12 मेंबर का भी नहीं ना जानना, उसमें 2 नाम आप जानिए कि बांग्लादेश और श्रीलंका, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ है। तीसरा लिखेंगे स्नो ब्लाइंड। स्नो ब्लाइंड एक नाम है। नहीं दूसरा नहीं, वो हो गया, वो खत्म हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आप देखे हैं कभी क्या, कि कोई टर्म दे दिया हो और पूछता है ये टर्म क्या है, सवाल ऐसा आता है क्या? पूछता है। तो ऐसा टर्म न्यूज़ में था आपके जुलाई में, बार बार पेपर में आ रहा था, एक वर्ड है, पूछता है कि ये वर्ड आपके न्यूज़पेपर में आते हैं आए दिन खबरों में, ये क्या है? तो एक मालवेयर है। मालवेयर समझते हैं? मालवेयर है जो हैकर्स जो होते हैं वो इसी तरह का मालवेयर्स आपके एंड्रॉयड फ़ोन में भेज के आपके फ़ोन का एक्सेस क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो आईटी से हम आपको बताए थे ना, बायोटेक और आईटी से सवाल आता है, तो ये एक तरह का मालवेयर है। इस वजह, क्योंकि अभी इंडियन फोन्स को यही मालवेयर भेज के सभी के फोन्स में इसी से अटैक किया जा रहा था, ठीक है, जिस वजह से ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट अराकू कॉफ़ी, ये भी चर्चा में है। अराकू कॉफ़ी, प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ये चर्चा में है। अराकू, ARA। पहले चाय की चर्चा होती थी, अब कॉफ़ी की चर्चा हो रही है। PM का लेवल अप हो गया। अराकू कॉफ़ी, मन की बात करते हैं ना अपना, उसी में ये चर्चा किए थे। मन की बात का उनका मीटिंग चल रहा था रेडियो पे, तो उसी में अराकू कॉफ़ी का चर्चा अचानक से कर दिए। तो बताए थे ना कि कोई चर्चा वगैरह अगर ये लोग कर दे तो ध्यान रखना है। हाँ, तो अराकू कॉफ़ी, हाँ बता रहे, यही सब जानकारी तो आपको देना चाहते हैं। ये सभी जानकारी आपके कॉपी में हम लिखा देना चाहते हैं कि जिस दिन आए सवाल, इतना हम आपको बता के जाएंगे कि आपका कुछ भी ना छूटे। पहला ही बात लिखिए कि ये कहाँ पे होता है, ठीक है, पहला लिख लीजिए। ग्रोन इन द हिली स्टेट्स ऑफ, कहाँ पे ये उपज होता है? ग्रोन इन द हिली स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के हिली रीजन में ये पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा बात लिखिएगा, हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट, इसके लिए क्या फेवरेबल कंडीशन है? ये ज्योग्राफी का सवाल होता है, ठीक है। हाँ, ये देखिए, इससे एक चीज़ और बात समझिएगा, जैसे हम ये 2 नाम लिखा है, तो ये आप कभी मान के नहीं चलिएगा कि यही 2 जगह ही सिर्फ मिलता होगा, वो आसपास मिल सकता है, ठीक है। और लेकिन जो प्राइमरली जो आपके एग्जाम्पल में आते हैं या ऑप्शन में आते हैं, वो ऐसे ही देंगे कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इनकी फसल पाए जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। ये हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट, ठीक है, हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट। साथ ही साथ आयरन रिच सॉइल, आयरन रिच सॉइल, ये इसका क्या है? फेवरेबल कंडीशन है अराकू कॉफ़ी को होने के लिए। ऐसा ही एक सवाल आया था यूपीएससी में, हाँ, आयरन रिच सॉइल, हॉट डेज कोल्ड नाइट और आयरन रिच सॉइल। इस बार आपका जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा ना, उसमें आपका जो सॉइल चैप्टर है उससे यही सब सवाल आएगा कि कोई एक फसल को पकड़ लेगा, राइस, वीट, कॉफ़ी, यही सब को ले लेगा, और उससे आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि इसका फसल के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। तो ये सब अपने ज्योग्राफी में एक बार देख लीजिएगा कि कोई भी फसल का फेवरेबल कंडीशंस क्या होता है, क्योंकि ये सब NCERT में दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़। यूपीएससी में एक बार पूछा था मैनग्रोव्स के ऊपर, मैनग्रोव्स के ऊपर, क्योंकि मैनग्रोव्स कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन में। ऑप्शन में भी सुंदरबन था, लेकिन ऑप्शन में और कुछ भी था, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सुंदरबन में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन तेलंगाना में है, तमिलनाडु के कोस्ट पे है, हाँ, कोस्टल रीजन में आपका गुजरात के कोस्ट पे है, तो ये सब ऑप्शन में था। तो यही बताया कि बहुत जगह भी पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं किसके बारे में, जहाँ की वजह से वो न्यूज़ में रहता है, ठीक, बड़ा है, ठीक है। हाँ, सलाइन प्लांट होता है ना, सलाइन, नमकीन, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए। दूसरा लिखेंगे वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स, ये एक इंडेक्स जारी किया गया है, वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स। अब इंडेक्स जारी करने वाला भी बहुत बड़ा संगठन है, तो इस वजह से ये चर्चा में है। वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स यूनेस्को जारी किया है, ठीक है, यूनेस्को और यूनाइटेड नेशन, ये बहुत खबर में रहता है और इसके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। हाँ? हम भी इसलिए पकड़ लिए हुए कि छोड़ना नहीं, एक छोटा भी काम करेगा तो बता देना है कहीं।
हाँ हाँ आता है क्वेश्चन। आता है, हर साल आता है, हर साल क्वेश्चन रहता है। एक और लिखिएगा फैक्ट, रुद्रम वन, रुद्रम वन, ये भी आपका न्यूज में। हाँ हाँ, वो बस इंडेक्स जारी किया है, उसका कुछ रैंक वगैरह नहीं है, होता तो हम आपको जरूर बताते, ठीक है। रुद्रम वन, हर न्यूज़ में डिटेल नहीं आता है ना, किसी किसी न्यूज़ में डिटेल रहता है। अच्छी बात है डिटेल नहीं है नहीं तो डिटेल से कॉपी भर जाएगा, आप भी परेशान हो जाइए कितना, हम भी सोचते हैं कि कितना बताएं यार। रुद्रम वन, ठीक है, क्या है ये? मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया है? डीआरडीओ, ये सब काम डीआरडीओ का ही है, ठीक है। डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन, और ये भारत का फर्स्ट इंडिजिनस है, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम वन, ठीक है, बहुत चर्चा में है ये रुद्रम वन। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस यानी भारत का स्वनिर्माण किया हुआ पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल। एंटी रेडिएशन क्या होता है? एंटी रेडिएशन एक बात बता रहे हैं पहले क्या होता है, उससे पहले जानिए कि ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। क्या करेंगे इंडियन एयरफोर्स? अपने एयरक्राफ्ट में भर के, एयरक्राफ्ट का काम क्या होता है? जगह जगह पर मिसाइल दागना। अपने एयरक्राफ्ट में इसको लोड करेंगे, छोटा सा इतना मिसाइल होगा, और लॉन्च करेंगे। तो इससे एक बात जानिए कि सवाल ये आपका आता है कि ये किस तरह का मिसाइल है, तो लिख लीजिएगा एयर टू सरफेस मिसाइल, लिखिएगा दूसरा पॉइंट, ये आपको हम समझाने के लिए बताएं। एयर टू सरफेस पूछता है इस तरह का कि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है या एयर टू सरफेस है या एयर टू एयर मिसाइल है। तो ये एयर टू एयर नहीं है, सरफेस टू सरफेस नहीं है, ये एयर से कहाँ है? सरफेस है। यानी अब क्वेश्चन से भी समझते हैं कि रेडिएशन मिसाइल्स है। हम लोग दुश्मन के देश में जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं कि ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे कुछ बहुत सारा वेपन्स रखा हुआ है, ठीक है, रेडिएटिंग वेपन्स है, उसको टारगेट करना है तो हम कहाँ से करेंगे? एयर से ही करेंगे, और सरफेस पे ही टारगेट करेंगे। एयर टू एयर में तो दूसरी लड़ाई हो जाएगी, एयरक्राफ्ट से ही हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, और रुद्रम वन इसका नाम है। इंडिया का ये फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये 3 चीज़, और चौथा कि डीआरडीओ ने, ये क्या हो गया एंटी क्या, एक सेकंड, क्या बोल रहा है किधर से? नहीं, जन्मदिन अभी लगातार चलेगा। अच्छा ऊपर से, बट माला फ्रेश है अभी तक। क्या हो गया? उल्टा हो गया? कोई सीधा कर दीजिए आके, कोई दिक्कत नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा होगा रिकॉर्डिंग में इसको, ये कोई अच्छा कोई नहीं, बाद में कर देंगे हम। अड़ भी नहीं रहा। हाँ, एंटी रेडिएशन क्यों यूज किए? जहाँ पे अटैक कर रहे हैं वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स अटैक कर रहा है वो रेडिएटिंग इक्विपमेंट्स है, ठीक है। यानी कि अब तो यही आपके मन में आना चाहिए कि सर इतना क्या जरूरी है, कोई सा भी मिसाइल लेके ताक देते, उड़ाना ही तो है। उड़ाना मतलब नहीं है उड़ा देंगे, उसके रेडिएशन से हम ही मर गए, उसके रेडिएशन से हम मर गए, नहीं तो सामने वाला मर गया, वो काम तो नहीं करना है ना। मारना ऐसे है कि शांतिपूर्वक हो। तो मिसाइल भी कैसा बनाएंगे? एंटी रेडिएटिंग हो, कि मारे और उसका रेडिएशन भी क्या कर दे? खत्म कर दे। इस वजह से इसका नाम क्या है? एंटी रेडिएशन। वो तो अलग चीज़ है, वो रडार के ऊपर तो मोदी जी का ज्ञान बहुत अच्छा है। पकड़ के लिए तो हम लोग बनाते हैं कि रडार में भी ना आए, क्योंकि रडार में पता चल जाएगा तो फिर उनका एक्टिवेट हो जाता है, उनका अपना जो सैटेलाइट वगैरह। नहीं, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ नाम नहीं है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का तो नाम इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है एंटी रेडिएशन मिसाइल्स। दूसरा लिखेंगे नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। नोमैडिक, हाँ, नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, ये युद्ध अभ्यास है मिलिट्री का, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और मंगोलिया का, भारत और मंगोलिया के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। और मैत्री किसके बीच में है? और थाईलैंड के भी साथ है, थाईलैंड के भी साथ है, मित्र है।
मैत्री आपका भारत और थाईलैंड, ये भी नीचे लिख लीजिएगा, ये भी आपका हुआ है जुलाई में, ठीक। हाँ, ये नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में, और दूसरा आपको बताएं मैत्री, वो किसके बीच में बताएं, भारत और थाईलैंड के बीच में, ठीक है, दो अलग अलग। ये यहीं पे उठ रहा था, ये एयरक्राफ्ट है ना, यहीं पे रहता है ये। हाँ, ये इसमें है कि वो किसके ऊपर टेस्टिंग हुआ है, ये भी सवाल हो सकता है। ये सुकोई, क्या नाम है, सुकोई 30, सुकोई 30 MK1, ठीक है, उसमें मतलब डाल के, नहीं उसका रेंज सुकोई का नहीं, आपका रेंज पूछ सकता है तेजस का, तेजस का पूछेगा। तेजस का पूछने का कारण हम आपको बता रहे हैं क्यों पूछेगा तेजस के बारे में। तेजस इंडिजिनस है पहला, और दूसरा क्या कारण है, तेजस पे आपके राष्ट्रपति महोदया बैठ के सफ़र की हैं। तीसरा कारण, हमारे प्रधानमंत्री खुद बैठ के वहाँ से हाथ फैलाए हैं ऊपर से, ठीक है। नहीं, रेंज का नहीं बता रहे हम, तेजस के डिटेल्स की बात बता रहे हैं। तेजस का रेंज है, तेजस का क्यों नहीं रेंज होगा, रेंज कैसे नहीं होगा, फ्लाइंग रेंज नहीं है तेजस का। तेजस एक फ्यूल में कितना फ्लाई कर सकता है वो उसका रेंज है। उसका रेंज है कि एक बार जब उसका टंकी फुल कर दिए, वो कितना रेंज तक डिस्टेंस कवर कर सकता है। फिर उसको फ्यूल चाहिए ना, फिर पता चला लड़ाई लड़ रहा है और 3000 किलोमीटर डिस्टेंस खत्म हो गया, तेल भी खत्म हो गया, ऊपर ही खत्म हो जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, फिर कैपेसिटी बढ़ा देंगे। हाँ, उसके कैपेसिटी एयर टू एयर फ्यूलिंग करेंगे। नहीं, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होता है, होता है बहुत सारे प्लेन्स में, बहुत सारे एयरक्राफ्ट में होता है। बेसिकली फाइटर एयरक्राफ्ट में ही होते हैं, क्योंकि उसको नीचे नहीं ला सकते। अब युद्ध में है, नीचे थोड़े ना आएंगे, ऊपर ही फ्यूल भरे और ऊपर लड़ाई शुरू, ठीक है। तो तेजस के बारे में आप लोग कॉपी में एक जगह लिख लीजिए कि तेजस के बारे में आपको खुद से पढ़ना है कहीं पे। तेजस, अबाउट तेजस, तेजस क्या है, ट्विन इंजन है या डबल इंजन है या सिंगल सीटर इंजन है। डबल इंजन डबल सीटर है तेजस आपका, डबल इंजन डबल सीटर है। कौन उसका मैन्युफैक्चरर है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सब आपको ही बता दे रहे हैं। उसका रेंज कितना है, वन फ्लाइट में कितना कवर करता है, क्योंकि तेजस और भारत का वो खुद से बनाया हुआ एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो इस वजह से तेजस आप कभी पढ़िएगा उसके बारे में, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, ये एजुकेशन को 7th शेड्यूल के अंदर स्टेट लिस्ट में डालने का डिमांड हुआ है अपने यहाँ, ठीक है। कहाँ पे, भारत में। शिक्षा अभी किस लिस्ट में है, पॉलिटी में, कंकरेंट में है। कंकरेंट लिस्ट किस अनुच्छेद में है आपका, यानी लिस्ट जो भी पावर के बंटवारा का जो बात है वो किस शेड्यूल 7 में है। शेड्यूल 7 सबको पता है किस अनुच्छेद में है, 246 में, हाँ ठीक है, 246 में है। स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। शिक्षा का अभी जो प्रेजेंट स्टेटस है वो कंकरेंट लिस्ट में है, ठीक है। लेकिन डिमांड ग्रो हो रहा है कि इसको वापस फिर से कहाँ डाल दिया जाए, स्टेट लिस्ट में, राज्य के अधिकार में दे दिया जाए। जब इंडिपेंडेंस हम लोग को मिली थी, जब संविधान बना था, तो स्टार्टिंग में ये स्टेट लिस्ट में ही था, लेकिन बाद में ये इंदिरा गांधी की जब सरकार थी 1976, यानी 42वां संशोधन अधिनियम, ठीक है, 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको क्या कर दिया गया, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया, बिना कोई रीज़न दिए हुए, ठीक है। उस समय एक कमेटी बनी थी, आप लोग पढ़े भी होंगे, स्वर्ण सिंह कमेटी, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर जो बात किए थे। उसी कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से हटा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दीजिए। उसका फ़ायदा क्या होगा कि उस पर दोनों लेजिस्लेट कर सकता है, कानून जो है सेंटर और स्टेट दोनों बना सकता है। कोई रीज़न नहीं दिया गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस ऐसे ही चल रहा था। और अभी एट प्रेजेंट वो कंकरेंट लिस्ट में है और डिमांड हो रही कि फिर से उसको कहाँ पे रख दिया जाए, स्टेट लिस्ट में डाल दिया जाए, ठीक है। ये इसकी लेकर न्यूज़ था। नहीं, वो बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर काम करेगा, UGC वगैरह, क्योंकि वो सब यूनिवर्सिटी वगैरह स्टेट से नहीं चल पाएगा। UGC इसीलिए तो अलग से बनाए हुए हैं, क्योंकि वो सब मैनेज नहीं हो पाएगा स्टेट से। स्टेट पटना यूनिवर्सिटी मैनेज ही नहीं हो रहा है। मगध यूनिवर्सिटी का क्या हाल है, अभी बहुत पीछे है। तो ये सब यूनिवर्सिटी खुद से चल ही नहीं रहा है। नेक्स्ट लिखिएगा, कौन सा न्यूज़ अभी, कौन, ये तो समझने वाला था कि एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो अभी कंकरेंट लिस्ट में है आपका, ठीक है। 7th शेड्यूल 246 आर्टिकल, ये आप खुद से ये सब बहुत बातें याद रखिएगा, लिखने से बहुत बातें यहाँ फिट करते जाइएगा कि कौन सा बात कौन कहाँ पे हिट। नहीं, ये लगभग स्टेट का डिमांड है,
ये लगभग स्टेट का डिमांड हो रहा है, क्योंकि डिमांड सब लोग मिल के करते हैं ना। जीएसटी काउंसिल में ही अगर डिमांड करना होगा तो सब लोग एक साथ करेंगे, अकेले किसी का डिमांड। अगर संघ सूची में डालना होगा तो संघ सूची कहने का मतलब ये सेंट्रल यूनियन लिस्ट में तो डालना होगा तो क्यों, कोई दिक्कत नहीं, संविधान संशोधन कर सकते हैं। जैसे अभी हम आपको क्या बताएं, 42वां संशोधन से ही नहीं इसको हटाए हैं। क्या हो गया? हाँ बिल्कुल, वही तो बात, वही तो जवाब हम दे रहे हैं। हाँ, लाभ हानि मेंस का टॉपिक है। लाभ हानि क्या होगा, कोई हानि नहीं हो। लाभ बस इतना सा है, हानि बस इतना सा है कि केंद्र का पावर छिन जाएगा, ठीक है। और हानि ये है कि सेंट्रल का जो स्पेशल असिस्टेंस मिलता है